स्टार्टअप इनोवेशन और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें। बड़ा सिंपल था कि शूच है, हमारे वहां तो बड़ा सिंपल से कहते थे शूच है, है क्या है, हो क्या रहा है, थोड़ा सा वो बताओ। ठीक है, तो मुझे बताया गया है कि हम में से बहुत सारे अध्यापक हैं यहाँ पे जो स्कूल से रिलेटेड है, बहुत सारे इनोवेटर्स हैं, तो मुझे लगा कि एक दो अगर एग्जाम्पल से अपन शुरू करेंगे तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। तो पहला स्टेप हमेशा होता है टू थिंक, एंड द फर्स्ट थिंग इज टू लुक एट अ प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम किसी भी सेक्टर में हो सकता है, एनर्जी में हो सकता है आपका आइडिया सोलर विंड, आपका आइडिया एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एड्यूटेक, हेल्थ टेक, किसी भी चीज में आपका आइडिया हो सकता है। अब होता क्या है कि आइडिया दो तीन तरीके से आता है। एक आइडिया होता है कि हम बैठे हुए हैं, हमें रात को मैगी खानी है और हम सोच रहे हैं अरे यार ये सानंद में रात को मैगी नहीं मिलती है यार कहीं से, रात को ना मैगी कहीं से ऑर्डर होनी चाहिए। ठीक है, भली पका के कोई ना दे, कई बार घर पे कच्ची मैगी नहीं होती, वो भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट। तो वो एक प्रॉब्लम है, अपने को जब प्रॉब्लम फील होती है तो उसका मतलब हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। पहले तो ऐसे ही बोलते थे, अब तो ये सच्चाई है। तो सबसे पहला अपने को जो सोचना है वो है कि प्रॉब्लम क्या है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि हाँ, हमें एक चीज फील हुई, हमें लगा कि अरे यार ये एक दिक्कत है जिसका हम सामना कर रहे हैं, तो क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे अध्यापक है तो मैंने एक क्लासरूम एग्जाम्पल का भी जरूर सोचा है। तो उसमें मैंने बोला कि हमें बहुत बार कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं, जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, 3D ज्योमेट्री, रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये चीजें एक बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूं, मैं कॉमर्स ही हूँ, लेकिन मेरे मन में आज तक क्लैरिटी नहीं है कि अगर सूरज का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि धरती कहीं जा नहीं सकती, तो धरती सूरज में घुस क्यों नहीं जाती। जब हम गुरुत्वाकर्षण या किसी भी तरह की फोर्स को जब हम समझते हैं, तो उसमें हम यही समझते हैं ना कि कोई उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और अगर कोई दूर नहीं जा पा रहा है तो वो हार जाएगा। टग ऑफ वॉर, रस्सी की लड़ाई जैसे हम करते हैं, तो उसमें तो हो जाएगा, राइट। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे बहुत आई, और जब मैं अपने कजन्स, दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में जब मैंने पूछा, तो मुझे पता चला कि अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को भी ये कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझ आए, राइट। सो एज एजुकेटर्स, शिक्षा प्रदान करने वालों के तौर पे हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है कि हम ये कॉन्सेप्ट एक बच्चे को कैसे समझाएं। एक बच्चे को 2D समझाना बहुत आसान है कि एक पेज पे दो स्केल मारे और हो गया, लेकिन जब हम उसको 3D ज्योमेट्री सिखाते हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। सिमिलरली, रेट ऑफ चेंज, चीजों का कर्वेचर कैसा हो रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट जब 2D से एब्स्ट्रैक्शन में चला जाता है तो मुश्किल हो जाती है कि हम कैसे समझाएं। दूसरी जो एक प्रॉब्लम आती है, पहले तीन तो कॉन्सेप्ट थे, दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, जो हमारे स्कूल्स में है और जो मतलब बहुत सारे मेरे जो टीचर फ्रेंड्स हैं वो बहुत कंप्लेन भी करते हैं, कि हमें हर चीज को कितनी बार चेक करना होता है। एक चीज जो एज इट इज किसी को बताई गई है, समझाई गई है, उसको बार बार हमें चेक करते रहना पड़ता है और फिर भी लोग पूरा नहीं कर पाते। ये तो मतलब मैं मान सकता हूँ कि हम में से शायद ऑलमोस्ट हर एक ने फेस किया होगा कि हमने किसी को साफ तौर पे एक चीज बताई कि लाल वायर काटो, ब्लू वायर मत काटो, और वही चीज जब परीक्षा में पूछी जाती है तो कई बच्चे ब्लू वायर काट देते हैं। ये बहुत जगह होता है, और ये स्कूल में ही नहीं, ये कॉलेज में, पीएचडी में, प्रोफेसरशिप में, ऑफिस में, वर्क लाइफ में, हर जगह ये होता है, राइट। हमें एक चीज को बहुत बार चेक करना होता है, हमें एक चीज को बहुत बार रिपीट करना होता है। अगर आप देखें तो हमारा अगर 10 10 चैप्टर का सिलेबस है, तो उस 10 चैप्टर के सिलेबस को एक टीचर शायद 1.5 से 2 गुना बार कराता है, राइट। ये सिर्फ अभी प्रॉब्लम समझिए आप, ये आप अग्री कर रहे हैं प्रॉब्लम। अगर कोई कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर एक प्रश्न करें, और हम इस प्रेजेंटेशन के बाद उन क्वेश्चंस को लेंगे, राइट। ये कुछ प्रॉब्लम्स है, उदाहरण है ये प्रॉब्लम्स के मेरे हिसाब से जो होते हैं, राइट। अब एक पैरेलल स्टोरी हम लेते हैं अपने एक दोस्त की। हमारे दोस्त को प्रॉब्लम ये थी कि उसको टैक्सी नहीं मिली। तो दूसरी प्रॉब्लम उसको ये थी कि जब उसने फोन पे अपने लोकल वाले बंदे से बोला कि आप मुझे एक टैक्सी दे दो, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई कि अरे यार लोकेशन पूरी समझानी पड़ रही है,
हाँ यहाँ आओ, यहाँ मत आओ, इधर से इधर मुड़ना, उधर से इधर मुड़ना, पूरा रास्ता बताओ, ये करो वो करो। अगर आप में से कभी कोई दिल्ली में ऑटो में गया है तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि ऑटो वाला उस लंबे रास्ते से लेके जाएगा जहां से पैसे ज्यादा लगेंगे, जहां से मीटर का बिल ज्यादा बढ़ेगा, राइट। तो ये दो पैरेलल हम चीजें लेके चलेंगे, एक है प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं और एक है उदाहरण जो हमारे एक दोस्त के लिए हो। कोई इमेजिनरी दोस्त है, दोस्त का नाम आप दुष्यंत मान लें, ठीक है, दुष्यंत को ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। ये था पहला स्टेप जिसमें हमने सिर्फ प्रॉब्लम, दिक्कत जो हमें आ रही है, कष्ट जो हमें आ रहा है, हमने उसका उल्लेख किया, ठीक है। दूसरा, जब आप एक प्रॉब्लम समझ लें और आपके मन में विचार आए कि इस प्रॉब्लम का निवारण ऐसे किया जा सकता है, ये दो तीन चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो उसका जो स्टार्टअप की भाषा में होता है वो होता है आप एक बी प्लान बनाएं। आजकल तो बहुत कॉलेजेस में बी प्लान के कंपटीशन हो रहे हैं, एक रोड मैप बनता है, बिजनेस मॉडल कैनवस बनता है। बी प्लान सिर्फ एक प्लान ही होता है, वो ऐसे बी प्लान बोल के उसको फैंसी थोड़ा लगता है, लेकिन इट इज जस्ट अ प्लान, ठीक है। और ये पूरा प्लान थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल माने कागजी, कि ये प्लान हमने एक कमरे में दो दोस्त बैठे थे, कॉफी पी रहे थे, तो वो आपस में कर रहे थे कि अरे ऐसे कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, इसका ऐसे होगा, इसका वैसे होगा। तो उस प्लान को बी प्लान कहते हैं, राइट। हमारे उदाहरण में वापस आते हैं, जो हमें दिक्कतें हुई उसमें ये था कि बच्चों को जब कुछ समझाना होता है तो क्या एक चीज बार बार पढ़ाने से वो बेटर होती है? तो इस पे आपका एक व्यू होगा, आपके दोस्त का एक व्यू होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके विपरीत कोई लोग जाएंगे। अगर आप इसके विपरीत है, आपका कोई भी मत इसके विपरीत है, तो आप जरूर इसका एक प्रश्न कीजिए, हम जरूर लेना चाहेंगे। बट अगर हम सोचे कि हमें जब एक कॉन्सेप्ट समझाना होता है किसी को, तो क्या उस कॉन्सेप्ट को दो बार तीन बार बता के क्या वो बेहतर तरीके से समझा जा सकता है? इसका जवाब थ्योरेटिकली तो यस है। क्या हमें और परीक्षाओं की आवश्यकता है? मान लीजिए अभी हम टेस्ट लेते हैं, एक यूनिट टेस्ट होता है महीने में एक सब्जेक्ट का, महीने में एक यूनिट टेस्ट होता है, 3 महीने में एक टर्म एग्जाम होता है, हर साल में एक फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है। क्या इससे ज्यादा अगर टेस्टिंग होगी तो बेहतर होगा? हो सकता है ये बेहतर हो। इस यहाँ पे अब आएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दिस। आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या आपके अनुभव में अगर किसी को एक चीज बार बार बताई जाए या उसको बार बार चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए, तो क्या वो उस चीज को बेहतर समझता है? हमारा एक आइडिया था रात को मैगी खाने का, हमारा अब दूसरा आइडिया है जिससे हम ज्यादा वाकिफ है, वो है बच्चों को पढ़ाने का। इस केस में हम देख रहे हैं कि क्या ये ज्यादा टेस्टिंग से, ज्यादा रेपिटेशन से बेहतर होगा। अभी तक मैं मानूंगा कि हम ब्रॉडली अग्री कर रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम इसमें ये आती है, अभी सिर्फ थियोरेटिकल है, अभी कोई एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बातचीत कर रहे हैं। बिजनेस प्लान एग्जैक्टली ये होता है, बातचीत करना, बातचीत से समझना कि कोई चीज का निवारण कैसे किया जा सकता है, उसका हल कहाँ होगा, हमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिसे हम कहते हैं वो होगा। अब रिपीटिशन हेल्प्स, हाँ जरूर हेल्प्स, लेकिन कितनी बार रिपीट करोगे एक चीज को? इस पे तो मुझे मतलब मेरे मन कह रहा है कि बहुत सारे अध्यापकों ने हाथ खड़ा किया होगा कि कितनी बार एक चीज को रिपीट करोगे। क्लास में अगर हमें 3 चैप्टर 2 हफ्ते में खत्म करने हैं, तो हम उसको कितना रिपीट कर लेंगे? पूरा सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है और बच्चों के लिए भी तो सोचना है, राइट। चलिए बढ़िया। तो एक ये प्रॉब्लम आ गई, हमारे बिजनेस प्लान में ही ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, हम एक ग्रुप में कस्टमाइज नहीं कर सकते। एक क्लास में अगर 40 छात्र हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि इन 5 को जल्दी समझ आ रहा है तो इन 5 को अगला चैप्टर दे दे, इन 15 को ठीक ठीक समझ आ रहा है तो नॉर्मल क्लास ऐसे चले, बाकी जो बच्चे रह गए उनको बहुत धीमा समझ आ रहा है तो वो रुक रुक के करें। क्यों? क्योंकि जब बाकी की क्लास दूसरे सेशन पे होगी तो ये पहले वाले बच्चे, इनका चीज छूट जाएगी। तो कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। ये 4-5 दिक्कतें हैं जिनसे हम वाकिफ होंगे जरूर। अब हम अपने मित्र का अगर केस देखें जिसको टैक्सी नहीं मिल रही थी, जैसे आपको याद होगा, तो उस केस में वो सोचता है कि क्या टैक्सी के लिए एक अमेजोन हो सकता है, जैसे इन्फीबीम है अपना गुजराती कंपनी ऑनलाइन ई कॉमर्स की, क्या वैसे एक कैब कर सकते हैं हम, कि हम पहले से बोल दे कि हाँ हमें एक टैक्सी चाहिए होगी,
तो जैसे अमेजोन वाले को एड्रेस नहीं बताना पड़ता, आप ऑनलाइन अपना एड्रेस डालते हैं पिन कोड के साथ, वो वहीं से उठा लेता है, आपके दरवाजे पे पहुंच जाता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन्फीबीम, कोई भी हो। अब दूसरा जो प्रश्न उनको आ रहा है वो ये है कि क्या ये कॉस्टली होगा, इसकी कॉस्ट कितना होगा इस पूरी सर्विस का जो हम देंगे, और क्या कैब ड्राइवर ये करना चाहेंगे। बिल्कुल यही सेम सवाल होते हैं जो लगभग हर स्टार्टअप को अपने हर केस में पूछने पड़ते हैं कि ये कितना कॉस्टली होगा, और मेरा सप्लायर और यूजर जो है, दोनों मेरी श्रेणियां जो हैं, क्या वो दोनों मूल रूप से इसमें इंटरेस्टेड होंगी या नहीं। अब एक चीज जो आप याद रखें हमेशा, कि कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो या वो समय की बचत के लिए कर रहा है, या वो पैसे की बचत के लिए कर रहा है, या वो कष्ट हरण के लिए कर रहा है। सिर्फ इन ब्रॉडली दो चीजें जिसमें, मतलब एक चीज के लिए कोई करता है वो है बेनिफिट। बेनिफिट इन तरह का हो सकता है कि या तो किसी को पैसे का बेनिफिट हो, या किसी का समय बच रहा हो, या कन्वीनियंस हो, ब्रॉडली जिसे हम कहते हैं कि एक चीज को हाथ से बहुत बार लिखना मिटाना उससे आसान होता है कंप्यूटर पे टाइप करना, और फिर बीच में उसको वहीं के वहीं चेंज करना, उसमें कम मेहनत लगती है, कन्वीनियंस। तो हम अगर लैपटॉप पे टाइप करते हैं, कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, तो उसमें हमें कन्वीनियंस मिलती है। अगर हम एसएमएस में हाउ आर यू डूइंग को हाउ अक्षर आर अक्षर यू कर लेते हैं, तो वो हमें टाइम बचा रहा है, एफर्ट भी बचा रहा है, राइट। तो अब हमारा दोस्त भी ये सोच रहा है जिसको टैक्सी नहीं मिली थी कि अगर मैं एक अमेजोन बना दूं तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, कीमत क्या रहेगी, और क्या उतने कैब ड्राइवर होंगे जो लोगों के घर के दरवाजे पे जाएंगे, है। इसमें और भी बहुत सारे सवाल आएंगे, कुछ लोगों ने गलत ऑर्डर कर दिया तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा। बट अभी के लिए हम बेसिक सवालों पर देखते हैं। अब तीसरा जो स्टेप आएगा, तीसरा पड़ाव, आपने कागजी तो कर लिया, अब आपको देखना है कि क्या ये कारगर होगा। अब हम दोनों ने पिछले स्टेप में क्या माना था कि रिपीटिशन, बार बार एक चीज को बोलना, ज्यादा टेस्टिंग करना, ये दोनों चीजों में सफलता मिलने की आशंका थी, हमें कागजी सफलता मिल सकती थी। आपका अनुभव है कि आपने ये ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है, तो ये आपका एक एडवांटेज है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, भले ही आपका अनुभव हो इस चीज में, लेकिन इसको दोबारा से देखते हैं कि फॉर्मली जो स्टार्टअप के स्टेज में जिसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप क्रिएशन, राइट, उसका एक बार हम देखें कि हमारे केस में कैसे होगा। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या हम स्टूडेंट को 1-to-1 ट्यूशन दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत ऑब्वियस सिचुएशन लग रही है, क्योंकि ट्यूशन बहुत वक्त से है, क्योंकि इसका इजाद बहुत पहले ही हो गया था कि छात्रों को विद्यालय में जो चीजें कम मिलती थी वो घर आके ट्यूशन से मिल जाती थी। ट्यूशन हो सकता है कोई बड़ा भाई बहन पढ़ाए, माँ बाप पढ़ाए, या लोकल जो ट्यूशन टीचर है वो पढ़ाए। बहुत जगह पे तो जो टीचर स्कूल में होते हैं वो भी ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। तो उससे क्या होता था, उससे आपका रेपिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, और ट्यूशन में एक और अवसर मिलता था आपको और टेस्ट करने का। हर ट्यूशन में क्या होता है कि जब आपके एग्जाम होते हैं स्कूल के, उससे पहले आपके ट्यूशन में एग्जाम होते हैं। लोग आईआईटी की भी तैयारी ऐसे ही करते हैं कि पहले बहुत सारे पेपर दे लेते हैं, राइट। सो हमने ये सोचा कि ये चलेगा। अब हमें देखना है कि क्या हम स्टूडेंट्स को 1-to-1 ट्यूशन के लिए ले सकते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, है ना। वो हमारा केस हो गया, उससे वो रेपिटेशन, टेस्टिंग, दोनों तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और 1-to-1 होगा तो हम कस्टमाइज भी कर पाएंगे। अब हम दूसरी दिशा में अगर देखें, तो हमारे दोस्त का जो बनाना चाहता था एक टैक्सीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि उसको कभी टैक्सी मिलने में प्रॉब्लम ना हो, भले एयरपोर्ट जाना हो, रेलवे स्टेशन, किसी दोस्त के घर, ऑफिस, कहीं पे भी। ठीक है। तो वो ये सोचता है कि क्या मैं अगर एक ऐप बनाऊं तो उस ऐप में ऐसा क्या हो जिससे मेरी जो प्रॉब्लम्स हमने जो डिस्कस की थी पिछले स्टेप में वो सॉल्व हो। ठीक है। उसमें कितना टाइम और एफर्ट जाएगा, ये सवाल उसके लिए उसके मन में आएंगे जब वो एक प्रोटोटाइप बना रहा होगा, जब वो टेस्ट आउट कर रहा होगा इस चीज को। ठीक है। अब हम देखेंगे कि उसको प्रैक्टिस में कैसे डाल के पक्का कैसे करें। तो हमारा जो की होता है, और ये की आपके लिए समझना बड़ा आसान होगा कि जो की परफॉर्मेंस मैट्रिक है, आपके पास कोई बच्चा ट्यूशन तभी आएगा, या आप अपने बच्चे को ट्यूशन तभी भेजेंगे जब ट्यूशन भेज के उसके नंबरों में सुधार होगा, जब उसको कोई चीज बेहतर समझ आएगी, जब उसके अंक परीक्षा में ज्यादा आएंगे। सही। इस पे अगर किसी को दो राय हो तो जरूर सवाल पूछिए। दूसरा सवाल,
कि हम एक वक्त पे कितने बच्चे ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एक बच्चे को 45 मिनट का भी ट्यूशन पढ़ाते हैं और 15 मिनट का वेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 1 घंटे में एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। दिन में आपके पास 4 से अधिक घंटे नहीं होंगे, जिसका मतलब है आपके मॉडल में आप सिर्फ 4 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सॉरी, या हम एक चीज और कर सकते हैं कि excuse me, या हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम 2-2, 4-4 बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं, बैच साइज छोटे बना सकते हैं, जिससे कि रेपिटेशन में ना ज्यादा लोगों का टाइम वेस्ट होगा। परीक्षा तो आप जितनों को भी देंगे एक वक्त पे दे सकते हैं, हर बैच के लिए परीक्षा आप अलग कर सकते हैं। 5 बैच अगर आप हैं तो 5 बैच के सारे कमजोर वर्ग के बच्चे जो होंगे, जिनको नहीं समझ आ रही होगी इतनी जल्दी, और जो तेज श्रेणी के बच्चे होंगे, आप उनको सेम पेपर दे सकते हैं। तो एक एक बैच में भी 2 तरह के पेपर हो गए, अक्रॉस बैचेस भी हो गया। और फिर आप निर्धारित कर सकते हैं कि किस बैच साइज पे बेस्ट परफॉर्मेंस है। बहुत सारे ट्यूशन सेंटर में ये होता है, अगर आईआईटी वगैरह की कोचिंग का अगर आप देखें, कि बैच साइज हम छोटा रखेंगे लेकिन दिन में 10 बैचेस चलेंगे, और हर बैच में रीशफल ऐसे होगा कि एक स्पीड के सारे बच्चे, एक लेवल के सारे बच्चे एक बैच में होंगे। आप देख रहे हैं कैसे ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकलते जा रहे हैं। तो ये चीजें आती है टेस्टिंग से, कि आप टेस्ट कीजिए कि कौन सा मॉडल अच्छा चल रहा है। हमारे दोस्त के केस में वो देखेंगे कि क्या लोगों के लिए ये सहूलियत यूजफुल है, क्या ये मॉडल कारगर है जहां पे मैं उनको एक कैब उनके घर तक लाके दे रहा हूँ, क्या ये अच्छी चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टार्टअप को सबसे पहले सोचनी चाहिए, क्या लोग इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं और कितनी। बहुत बार आप लोगों से अगर पूछेंगे बातों में कि अरे दोस्त, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा डिवाइस दूं जिससे तुम्हारा फोन टूटेगा नहीं, तो क्या तुम मुझे उसके 1000 रुपए दोगे। अगर किसी का फोन पिछले महीने में टूटा होगा वो तो बिल्कुल बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर किसी का फोन नहीं टूटा होगा तो वो बोलेगा हाँ 1000 रुपए ले लेना। लेकिन जब आप उनको वो चीज बेचने जाओगे तो वो कहेंगे नहीं 250 का है तो बोलो, हाँ 1000 का तो नहीं ले सकते, ई ना चार दो। साफ साफ बात है ना। तो ये एक स्टार्टअप के लिए बड़ी ट्रिकी चीज होती है, जिसमें वो एक वैलिडेशन कराता है अपने आइडिया का, उसका एक प्राइसिंग निर्धारित करता है। अब मान लीजिए जब एक अध्यापक एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो उसके स्कूल की फीस है 5,000 रुपए महीना। तो क्या वो टीचर उस बच्चे से ट्यूशन के 8,000 रुपए महीना ले सकता है एक सब्जेक्ट के? नहीं ले सकता। अगर वो उस ट्यूशन के 250 रुपए देगा तो वो अध्यापक को वारा नहीं खाएगा, अध्यापक बोलेगा नहीं यार मुझे नहीं वापरता ये 250 रुपए में। तो आपको एक ऐसा प्राइस लाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 4,000 रुपए बोल दिया, ठीक है, लेकिन बच्चे के नंबर बड़े 200 में से, तो क्या वो माँ बाप कभी देंगे? नहीं, कभी भी नहीं देंगे। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट को यहाँ पे जोड़ के एक सही कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, आपके आइडिया का, आपके आइडिया के बेनिफिट का, और उसकी कॉस्ट का। ठीक है, ये रहेगा आपका वैलिडेशन स्टेज, जब आप पक्का करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट लगभग चल रहा है। एक चीज जो पूरी दुनिया में ना, एंटरप्रेन्योर की कोई एक परिभाषा नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी एंटरप्रेन्योर की, उद्यमी की कोई परिभाषा नहीं होती, एक परिभाषा नहीं होती। लेकिन एक चीज जो भी परिभाषा कॉमन होती है वो है रिस्क। यहाँ पे रिस्क का मतलब ये है कि जब आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू करेंगे 9वीं कक्षा के छात्र को, तो उस वक्त आप उसका 9वीं कक्षा का रिजल्ट नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। जिसका मतलब है कि आप अंधेरे में ही तीर चलाएंगे। जिसका मतलब है कि आपके पास लगभग 75% नॉलेज होगी अपने अनुभव से, बच्चे के अनुभव से, उसके माँ बाप के अनुभव से, उसके यूनिट टेस्ट से। और बाकी 25% जिसे हम कहते हैं आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। आपको खुद पे, भगवान पे, अलौकिक शक्ति पे, अपनी मेहनत पे, जिस भी चीज में आप विश्वास करते हैं, आपको 25% का विश्वास लेके छलांग लगानी होगी। राइट। अब ये जो हमारा दोस्त है, मान लीजिए उसने 20 लोगों से पूछा क्या आप पैसे देंगे, 20 लोगों में से 15 ने बोला हाँ हम देंगे। हो सकता है वो सारे संपन्न घर के हों, लेकिन जब वो लॉन्च करेंगे ऐसी सर्विस, तो उसमें तो अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, लोअर इनकम, हायर इनकम सब लोग होंगे। हायर इनकम की अपनी गाड़ियां हैं, मिडिल इनकम को इतनी जरूरत नहीं है, या मिडिल इनकम की इतनी क्षमता नहीं है।
तो कभी भी ना 100% इंफॉर्मेशन नहीं होता, हमेशा 60, 70, 80% इंफॉर्मेशन होता है, बाकी होता है लीप ऑफ फेथ। किसी को ये नहीं समझ आए जरूर प्रश्न कीजिए, हम बाद में लेना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये इस स्टेज पे, वैलिडेशन स्टेज पे हम देखेंगे कि कैसे हमारी सर्विस अपना एक स्थान ढूंढ ले हमारे कस्टमर और हमारी इच्छाओं के बीच में। फिर है आपका बढ़िया वाला लॉन्च। हमारे केस में यदि हमें एक ट्यूशन सेंटर या बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया के लिए एक सिस्टम बनाना है, तो उस प्रणाली के लिए तो बहुत मेहनत लगती है। आप में से बहुत लोग वाकिफ भी होंगे, आपके अपने बच्चे ट्यूशन जाते होंगे, आप खुद ट्यूशन पढ़े होंगे, आपने ट्यूशन पढ़ाई होगी। पहला सेटअप बहुत मुश्किल होता है, गेटिंग द फर्नीचर, उतनी कुर्सियां होनी चाहिए, कमरा पूरा खाली होगा, घर पे कोई आवाज ना करे, कोई इस वक्त घर पे आए ना, फोन ना बजे, कमरे में अच्छी रोशनी होनी चाहिए, एसी पंखा कूलर लगेगा, एक ब्लैक बोर्ड लगेगा, चौक आएंगे, लैपटॉप होगा, आजकल बहुत पढ़ाई आधुनिक हो गई है, लैपटॉप वगैरह लगेगा। आप 5-10 लोगों को बताएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोलेंगे, आप लोगों को स्टार्टिंग में डिस्काउंट पे पढ़ाएंगे, आपको इनिशियली बिजली का बिल भी ज्यादा देना पड़ेगा, आपको जो वो सब करना है उसमें खर्चा भी लगेगा, आपको एक पूरा कोर्स बनाना भी पड़ेगा। अब एक पुस्तक में तो थोड़ा सा कोर्स दिया हुआ है, आप उसको कैसे पढ़ाना चाहेंगे, आपको पता होना चाहिए आप हर सेशन में क्या करेंगे, आपको अपनी मेहनत अपनी पढ़ाई भी करनी होगी हर सेशन के लिए, आपको परीक्षा के पेपर भी बनाने पड़ेंगे, वो हर पर्चा अलग होगा, आपको वो हर पर्चा टेस्ट भी करना होगा, इवेल्युएट भी करना होगा, आपको माँ बाप से बात करनी होगी, और सबसे जरूरी आपको रिजल्ट दिखाने। एक मामूली ट्यूशन सेंटर खोलने के लिए है ये बात, राइट। एक स्टार्टअप के केस में ये कई गुना बढ़ जाती है बात, ठीक है। अभी भी इसमें स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। अब मेरा छोटा सा घर है, मेरे घर का एक कमरा अगर मैं खाली कर भी दूं, तो एक वक्त पे यहाँ पे 10 छात्र बैठ सकते हैं। अब अगर सिर्फ 10 छात्र बैठ रहे हैं और मैंने 3 लाख रुपए लगा दिए इस कमरे को बनाने में और वो सब करने में, तो उस केस में हम अपना ब्रेक इवन कैसे करेंगे, राइट। एक सेकंड रुकिए, या सॉरी। सो ये हमारी स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये गो टू मार्केट के टाइम पे हमें देखना है। अब आप सबको पता होगा ब्रिलियंट ट्यूटोरियल, A1 ट्यूटोरियल, एक्सीलेंट ट्यूटोरियल, फिट जी, NIIT, ये सब भी एक तरह से ट्यूशन सेंटर ही है, राइट। ये बच्चों को कोर्स वर्क के अलावा या स्कूली प्रतिक्रिया में आने वाले परीक्षाओं के लिए पढ़ाते हैं, है? ये इतने स्केल अप कैसे हुए? क्योंकि रिजल्ट अच्छे थे। हम स्केल अप वाले स्टेज पे आगे आएंगे। अब हमारे दोस्त को क्या करना है, हमारे दोस्त को करना है अपनी Amazon या इन्फीबीम फॉर टैक्सीज की सर्विस को एक छोटी लोकेलिटी में लॉन्च। अब लोकेलिटी कितनी छोटी या कितनी बड़ी हो, अगर लोकेलिटी ज्यादा छोटी होगी तो वहां पे इतने लोग ही नहीं होंगे जिनको टैक्सी की जरूरत पड़े, क्योंकि हमें एकदम से आदत नहीं होती ना टैक्सी करने की। हम देखते हैं कोई ऑटो हो, पैदल चले जाए, बाइक शेयरिंग हो जाए, मेट्रो हो, बस कर लेंगे, किसी दोस्त के साथ चले जाए, अपनी गाड़ी निकाल लें। अब वो ज्यादा बड़ी भी नहीं कर सकते क्योंकि सर्व करने के लिए उनको चाहिए होंगे बहुत सारे फंड्स, पैसे। ऑल्सो अगर हमारी आदत नहीं है, तो अगर आदत नहीं होती किसी चीज की, तो उस चीज पे किसी को लाना होता है बहुत मुश्किल, और वो मुश्किल का सामना हम करते हैं लोगों को इंसेंटिव देके, लोगों को प्रोत्साहित करके। और प्रोत्साहित करने का एक तरीका तो होता है, जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए, यदि आप कोविड रिकवर्ड हैं तो आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए। मोदी जी हमें एनकरेज करते हैं कि हम किसी गरीब की सहायता करें, राइट। दूसरा होता है कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आपको 50% की छूट मिलेगी, राइट। तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए उनको कुछ आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब टैक्सी वाले को देने हैं 100 रुपए, आपसे लेने हैं 50 रुपए, तो ये गैप जो है, ये 50 रुपए की कमी जो है, ये या तो मैं अपनी जेब से दूंगा, लेकिन अपनी जेब से दूंगा तो कितना चला लूंगा, 5 दिन 10 दिन, लेकिन मुझे सक्सेसफुल होने के लिए इस चीज को कम से कम 3 महीने 6 महीने चलाना होगा, जिसका मतलब है मुझे जरूरत है बाहर से फंडिंग लाने की, बाहर से पैसे लाने की। अब पैसा बहुत जगह से आता है, वी विल कम टू दैट लेटर, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि जहां पे आपका यूनिट इकोनॉमिक्स
यानी कि प्रति यूनिट अगर आपका पैसा नहीं वापस आ रहा, अगर आप मुनाफे में नहीं है प्रति यूनिट सेल पे, तो उस केस में आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो आपको एक चॉकलेट पड़ती है 8 रुपए की, आप वो चॉकलेट बेचते हो 10 रुपए की, तो 2 रुपए आप हर चॉकलेट की बिक्री पे कमा रहे हो। आप दिन के 10 चॉकलेट बेचो तो आप 20 रुपए कमाओ। आप एक महीने में 600 रुपए कमाओ। अगर आपका दुकान का किराया 400 रुपए और बिजली का बिल 300 रुपए है, तो आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आने वाले 3 महीने में मेरी चॉकलेट की सेल दिन की 10 से दिन की 50 हो जाएगी, तो आप वो 6 महीने किसी ना किसी तरह गुजारा करोगे। और आप कैसे गुजारा करोगे? आप लोन लोगे, आप अपनी सेविंग में से निकालोगे, या आप अपना कोई खर्चा काटोगे, या आप दुकान पे एडवर्टाइजिंग करोगे, या आप कुछ लोगों से ज्यादा चार्ज करोगे, या आप थोड़ा सामान और रखोगे। सही? ये वाला पार्ट समझ आया कि पर यूनिट इकोनॉमिक्स पे अगर आपको मुनाफा होगा तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना चाहिए। दुकान का किराया, बिजली, आपकी सैलरी को कवर करना चाहिए। अगर आपका वो कवर नहीं हो रहा तो वो बिजनेस नहीं करना। अगर आपका वो कवर हो रहा है कुछ समय बाद, तो तब तक आपको सस्टेन करने के लिए कुछ फंड्स की आवश्यकता होगी। मूविंग ऑन, अगर आपको पड़ती है एक चॉकलेट 10 रुपए की और आप वो एक चॉकलेट बेच रहे हैं 8 रुपए की, और आप कह रहे हैं कि ये 6 महीने बाद भी ऐसा ही रहेगा, तो उस केस में आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको तो जितनी सेल होगी उतना घाटा। अच्छा रहेगा दुकान बंद रहे। पंजाबी में कहावत है, काम करना 36 का घाटा, काम ना करना 96 का घाटा। तो आप क्या करोगे? 36 का घाटा। आप कहोगे दुकान नहीं खोलेंगे हम, तो बेटर रहेगा, है ना? ऐसा बिजनेस अगर आगे जाके बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, सिर्फ तभी ऐसे बिजनेस के लिए पैसा मिलता है। जितना आपका ऑनलाइन शॉपिंग है, ये इतना डिस्काउंट इसलिए देता है कि एक बार लोगों को जब आदत पड़ जाएगी, तो उस केस में हम मुनाफा ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केल, स्केलिंग, स्केलेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को बड़ा कर सके, और कितना बड़ा? बहुत बड़ा कर सके। जब हम किसी चीज को एक छोटे कस्बे से एक पूरे राज्य तक ले जाएं, जब हम एक राज्य से एक राष्ट्र तक ले जाएं, जब हम किसी को एक राष्ट्र से पूरे एक देश तक, पूरी दुनिया तक ले जाएं, राइट, उस चीज को कहते हैं स्केलेबिलिटी। अब हमारे ट्यूशन वाले केस में हमें पता है कि हम फ्रेंचाइजी सेट कर सकते हैं, जैसे ब्रिलियंट ट्यूटोरियल वगैरह का होता है कि हाँ ये अच्छा हो गया। फ्रेंचाइजी का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मैकडोनल्ड। अब एक मैकडोनल्ड एक दिन में 1000 लोगों को कैटर कर सकता है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो मैकडोनल्ड्स ने अपना ब्रांड नेम फ्रेंचाइजी के तौर पर दे दिया कि आप सब लोग ये खाने को यहाँ यहाँ भी खा सकते हैं, आप मुझे पैसे दीजिए, आप मेरा एक और आउटलेट खोल लीजिए। दूसरी चीज जो कि बनती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे केस में, वो है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। और प्रौद्योगिकी को मैं यहाँ क्यों लेके आया हूँ कि जब तक कोई चीज छोटे स्केल पर, छोटे स्तर पर करनी होती है, तब तक हमें प्रौद्योगिकी की इतनी आवश्यकता नहीं होती, हम वो हाथ से भी कर लेते हैं। अगर Amazon को या इन्फीबीम को आपके घर एक पैकेज डिलीवर करना हो, तो वो तो खुद Amazon का इंडिया हेड आपके घर डिलीवर कर देगा। लेकिन Amazon का हेड 10,000 लोगों के घर आके डिलीवर नहीं कर सकता इस चीज को। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, तो जो फ्लिपकार्ट, इंडिया का अपना जो ऑनलाइन स्टोर था, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने जब फ्लिपकार्ट शुरू किया था, तो उन्होंने खुद, दोनों फाउंडर्स ने एक स्कूटर पे बैठकर किताबें घर घर डिलीवर की थी। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कब आती है? जब हम उस चीज को स्केल अप करना चाहते हैं, जब हम उस चीज को सैकड़ों से अरबों तक लेके जाना चाहते हैं, तब हमें चाहिए होती है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का एक माध्यम है ऑनलाइन एजुकेशन, जिसका हम देख रहे हैं आजकल बहुत प्रचलन बढ़ गया है। अब हमारे दोस्त का अगर हम केस देखें, तो हमारे दोस्त को स्केल अप के लिए क्या चाहिए? हमारे दोस्त को चाहिए ज्यादा फंड्स, ज्यादा पैसे। क्यों?
क्योंकि उनका इनिशियली जो चॉकलेट वो 10 रुपए की बेच रहे हैं, वो चॉकलेट उनको 12 रुपए की पड़ रही है। मतलब जो चॉकलेट 8 की बेच रहे हैं वो उनको 10 की पड़ रही है, तो उनका घाटा है। तो उनको अगर सेल और बढ़ानी है तो उनको और ज्यादा फंड्स चाहिए। नेशनल एक्सपेंशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय, अंतरराजकीय, जितनी भी तरह की एक्सपेंशन है उसके लिए उनको और पैसे चाहिए। उसको और सिटीज में लॉन्च करना है। उनका जो ऑनलाइन इंटरफेस होगा वो बहुत बढ़िया होगा। उनको और ज्यादा कैब ड्राइवर अपने पास लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन चीजों की बात कर रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इन चीजों का रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं। जो हमारा ट्यूशन वाला एग्जाम्पल था, उसको अगर हम प्रौद्योगिकी से जोड़ दें और अंतरराज्यीय, अंतरराजकीय, पूरा नेशनल एक्सपेंशन कर दें, तो वो दिखता है ऐसा। बायजूस। बायजूस है एक एप्लीकेशन। बायजूस है एक इंटरनेट बेस्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बायजूस है एक ट्यूशन सेंटर जो आपके फोन में है। अगर आप याद कीजिए, जो हमारे ओरिजिनल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स थे कि एक बच्चे को रेपिटेशन की जरूरत होती है, या एक बच्चे को अगर इसकी जरूरत होती है, टेस्टिंग की ज्यादा जरूरत होती है, तो उस चीज को एक अध्यापक इतनी बार नहीं कर सकता। लेकिन हम अपने फोन पर उस चीज को बहुत बहुत बार देख सकते हैं। अपने फोन पर हम उस चीज को बार बार रिपीट पे देख सकते हैं, राइट? तो उस चीज को बायजूस कर रहा है सॉल्व। आज बायजूस की वैल्यूएशन, बायजूस की अगर हम कीमत आंकना चाहें, तो 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत है बायजूस की। और बायजू एक आदमी का नाम है, बाय द वे। बायजू एक सिंगल पर्सन है जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने हुनर को घर घर तक पहुंचाया। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की कीमत 7,000 करोड़ रुपए से अधिक है। शाहरुख खान उनकी ऐड करते हैं अलग अलग तरह से, राइट? और अब आपको लग रहा होगा हमारा दोस्त अकेला रह गया। तो जो हमारा दोस्त है, हमारे दोस्त की वेबसाइट का नाम है उबर। उबर का 2019 में आईपीओ आया था, जून के महीने में, मई के महीने में। उससे पहले दुनिया की सबसे कीमती प्राइवेट कंपनी थी उबर। उबर की कीमत थी लगभग 62 बिलियन डॉलर। 62 बिलियन डॉलर थी उबर की कीमत बिफोर इट गॉट एन आईपीओ। और आप अगर 62 बिलियन डॉलर को अगर आप रुपीस में कन्वर्ट, तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास बैठेगा ये। बहुत बहुत ज्यादा कीमत है इसकी, उबर की थी। सिर्फ क्या करके? सिर्फ इनको लोगों को एक टैक्सी देके, एक टैक्सी देके उनकी कीमत 3 लाख, 4 लाख, 34,000 करोड़ तक गई थी। 4 लाख करोड़ रुपए तक गई थी। भारत सरकार का डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का एक मोटा भाग बन जाता है एक प्राइवेट कंपनी जो लोगों को सिर्फ टैक्सी देती है। अब इतनी ज्यादा कीमत हुई, लेकिन पहले उन्होंने उतना ज्यादा पैसा भी उठाया। उबर आज तक मुनाफा नहीं कर पाई पूरी दुनिया में। नेट नेट बेसिस पे फ्रांस में मुनाफा हो रहा है, इंडिया में नहीं कर पाई। क्यों? इंडिया में अभी भी वो 10 रुपए का चॉकलेट 8 रुपए का बेच रहे हैं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है कि लोग कहते हैं कि हाँ, लोगों को उबर की आदत होगी, उबर उस चीज को यूज करेगा और कल को उबर बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। फ्रांस में उबर अब पैसे कमा रहा है। फ्रांस में उबर ने चॉकलेट की कीमत 12 रुपए कर दी है, और लोग फिर भी उबर ले रहे हैं जो उबर को 10 रुपए का पड़ रहा है। यहां तक किसी को अगर कोई सवाल है तो बताओ। हम लोग धरा हिरण में, शुड वी वेट फॉर अ फ्यू क्वेश्चंस, शुड आई मूव ऑन? we can keep वी कैन कंटिन्यू, ओके ओके, ठीक है। तो ये था एक पड़ाव। अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार आपको जनरल रिवीजन करा देता हूँ पूरे इसकी, ताकि अगर आपके कोई सवाल हो तो आप वो मुझे बता दें। इस केस में हमने जो जो चीजें की वो दोबारा एक बार हम देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम देखा हमने। हमने देखा कि उसको हम थ्योरेटिकली कैसे वैलिडेट करेंगे।
कि उसमें हम कागजी तौर पे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। हमने अपने दोस्त का केस देखा जिसमें उसको ये आइडिया आया, हमने इसको टेस्ट आउट किया कि क्या ये इसका अच्छा मॉडल हो सकता है। हमने उसका एक बैलेंस बनाया, हमने सोचा कि उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा। कॉस्ट बेनिफिट का हमने कस्टमर से देखा कि क्या उसकी वैल्यू एडिशन हो रही है। हमने सीखा कि हमारा एक लीप ऑफ फेथ भी होगा। हमने फिर देखा कि जब हम उसको लॉन्च करेंगे तो उसमें हमें खर्चा लगेगा। हमारा यूनिट कॉस्ट के हिसाब से हमें या तो पैसे उठाने होंगे, सेविंग्स लगानी होंगी, या हम डे वन से पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली हमारे दोस्त का जो केस था कि वो एक लोकेशन पे आएगा, उसके बाद फिर हम स्केल अप करेंगे, मल्टीपल लोकेशंस पे जाएंगे, और कैसे प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी भी बना सकते हैं। ये था उबर तक का एग्जाम्पल। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप के मायने क्या है, देश में स्टार्टअप किसको कहते हैं, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम क्या है, और गुजरात सरकार स्टार्टअप के लिए क्या कर रही है, आईपीआर का रोल स्टार्टअप में कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें क्या क्या है। बेसिक टर्म से शुरू करेंगे। तो मुझे लगा कि जो चीजें मुझे थोड़ी शायद किसी से बेहतर आती होंगी वो मैं आपको समझा दूं, जो चीजें आपको अच्छी आती होंगी वो आप आगे समझाइएगा। सो एक कॉन्सेप्ट जो हम बहुत बार सुनेंगे स्टार्टअप के उसमें, वो होता है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर, इसका लिटरल मीनिंग तो होगा कि कोई एक एक तरह का फरिश्ता हो जो पैसे डाले। एम ने लिया हम तने समझाऊ समझाऊ। एंजल इन्वेस्टर का मायना होता है एक ऐसा संस्थान या एक ऐसा इंसान जो आपके आइडिया में पैसा डाले जब आप पैसा ना कमा रहे हो, जो आपके 10 रुपए की चॉकलेट को 8 रुपए को बेचने के लिए आपको 2 रुपए दे, जो आपकी 10 रुपए की चॉकलेट को 8 में बेचने के लिए आपको पैसा दे, 2 रुपए दे, वो है एंजल इन्वेस्टर। ये वो है जिसको कंफर्मेशन नहीं है, जब जो लीप ऑफ फेथ बड़ी लेता है, जो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम 60% श्योर हो कि ये काम करेगा, मैं तुम में पैसा डालने को तैयार हूं, वो है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर 5 लाख से 2 करोड़ तक कोई भी अमाउंट डाल सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सेल है, कितना बढ़िया, कितना बड़ा प्रोडक्ट है, आपका टिकट साइज क्या है, इस सब पे। दूसरा है इंक्यूबेटर, ये महत्वपूर्ण चीज है। अब इंक्यूबेटर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है कि नवजात शिशु को थोड़ी गर्मी और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने का एक बड़ा सा बक्सा। नवजात शिशु के लिए, बच्चे कुछ कमजोर होते हैं तो वो एक इंक्यूबेटर में होता है, वो गर्मी और स्पर्श वगैरह प्रदान करता है उस बच्चे की देखभाल के लिए। इंक्यूबेटर जो स्टार्टअप के संदर्भ में आएगा, वो होती है एक ऐसी संस्था। एंजल इन्वेस्टर संस्था या इंसान कुछ भी हो सकता था, इंक्यूबेटर संस्था होती है। इंक्यूबेटर होती है ऐसी संस्था जो आपको बैठने की जगह दे, जो आपको समझाए कि क्या है, जो आपको मदद करे, आपको आहार दे। अब एक स्टार्टअप के लिए आहार क्या होता है, एक स्टार्टअप के लिए आहार होता है नॉलेज, ज्ञान, अच्छा कनेक्शन, नेटवर्क, लोगों से मिलाना, एंजल इन्वेस्टर से मिलाना, अच्छे मेंटर से, एडवाइजर से मिलाना, आपके नॉलेज सेशंस करने, प्रोफेशनल से मिलवाना, ये सब एक इंक्यूबेटर का काम होता है। आई हब एक इंक्यूबेटर है, CIIE एक इंक्यूबेटर है, GTU में इंक्यूबेटर है। आजकल तो इनफैक्ट गुजरात में तो मेरे हिसाब से कुछ 100 इंक्यूबेटर्स होंगे, राइट। पूरे देश में कुछ 400 से अधिक, 434 इंक्यूबेटर हैं। और सरकार इतना प्रोत्साहन देती है इंक्यूबेशन स्पेसेस को। नीति आयोग से अटल इनोवेशन मिशन के अंदर अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, DST के हैं, NST स्कीम है, निधि प्रयास स्कीम है, लघु उद्योग मिनिस्ट्री की अपनी स्कीम्स है। तो इंक्यूबेटर बहुत तरह के होते हैं। इंक्यूबेटर हो सकता है एक सेक्टर के हो, आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे कॉलेज में कुछ प्रोफेसर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वैसे कुछ इंक्यूबेटर सिर्फ ग्रीन एनर्जी के होते हैं, सिर्फ
रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट के होते हैं, सिर्फ वेस्ट के होते हैं, सिर्फ एनर्जी के होते हैं। वैसे ही हो सकता है कि कुछ इंक्यूबेटर सेक्टर एग्नोस्टिक हो, मतलब सेक्टर वेक्टर का उनका नहीं है, आप किसी भी सेक्टर के हो आप उस इंक्यूबेटर के पास जा सकते हैं, वो इंक्यूबेटर आपको सेक्टर की एक्सपर्टीज कहीं से मुहैया कराएंगे। जैसे हो सकता है अगर आप एक B2G स्टार्टअप है, B2G का अर्थ होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। पहला अक्षर आपके बारे में होता है, दूसरा अक्षर आपके कस्टमर के बारे में होता है। तो अगर आप वो बिजनेस है जो गवर्नमेंट को सेल करते हैं तो आप हैं B2G। तो सरकार को बेचना एक पूरी अलग प्रतिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि सरकार को बेचने के लिए आपको GFR के तहत काम करना होता है। अब उस पर कैसे जेम से प्रोक्योरमेंट होती है, कैसे खरीदारी में स्टोर रूल अप्लाई होते हैं, वो एक्सपर्टीज चाहिए आपको। तो इंक्यूबेटर उस एक्सपर्टीज को आपको देने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स को बुला सकता है। सिमिलरली अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में हैं तो हो सकता है वो बायोटेक के एक्सपर्ट्स को बुला के आपको वो नॉलेज प्रदान करे। वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट भी एक संस्थान होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट आप समझ सकते हैं कि एंजल इन्वेस्टर से बड़ा, बड़ा हर मायने में। वेंचर कैपिटल बाद में आता है, ज्यादा अमाउंट में आता है, और तब आता है जब आपने एक बिजनेस को एक लेवल पे पहुंचा दिया हो। एंजल इन्वेस्टर आप जब 60% श्योर होते हैं तब आप पे रिस्क लेता है। वेंचर कैपिटल तब आता है जब आप 80 से 85% श्योर हो। वेंचर कैपिटल का अमाउंट 50 लाख से 200, 500, 1000 करोड़, 6000 करोड़ तक कुछ भी हो सकता है। वेंचर कैपिटल का पहला राउंड हो सकता है आपका 1000 करोड़ का हो सकता है 2000 करोड़ का हो। अगर आपको इतनी आवश्यकता नहीं है तो हो सकता है आपका वेंचर कैपिटल का राउंड 2 करोड़ का भी हो। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा स्कीम होता है वेंचर कैपिटल वाला। इसमें बहुत तरह के लोग बहुत पैसे लगाते हैं, बहुत रिस्क होता है इसमें, बहुत ज्यादा लोगों को इसमें स्टडी करनी होती है, ड्यू डिलिजेंस करनी होती है, देख रेख करनी होती है, हर तरह से मार्केटिंग और हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। प्रोटोटाइप, अभी हमने डिस्कस किया प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप होता है जब आप जोड़ तोड़ के कुछ बनाए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये होता है प्रोटोटाइप। वो चीज जो आप सिर्फ देखने के लिए बनाते हैं कि अरे ये ऐसा कुछ दिखेगा, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, शायद। कुछ प्रोटोटाइप सिर्फ एक मॉडल से थोड़े बड़े होते हैं और कुछ प्रोटोटाइप बिल्कुल यूजेबल होते हैं, जिस केस में हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ उस एक प्रोटोटाइप को यूज करें किसी तरह से। जैसे अगर हम एक वाइजर बनाना चाहें, आजकल जो कोरोना के लिए वाइजर आ रहा है, फेस शील्ड आ रही है, तो उसका जब हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे तो हो सकता है आप वो प्रोटोटाइप को यूज करके डेमो दें। अगर आप एक वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप बनाएंगे तो वो वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप इतना चलना चाहिए कि हवा का डायरेक्शन और फ्लो तो पता हो, नहीं तो वो सिर्फ मॉडल है। तो प्रोटोटाइप किस रुख तक कारगर है ये डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट पे। अगर आप एक एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप बनाएंगे तो वो एक पूरी चलती एप्लीकेशन होगी जिसमें हो सकता है कुछ फीचर ना हो। मान लीजिए उसमें आपका OTP का भी फीचर नहीं है, फेसबुक लॉगिन का फीचर नहीं है, पेमेंट का फीचर नहीं है, लेकिन आपकी जो सर्विस है वो उसमें पूरी तरह से प्रदान की जाएगी। ये एक प्रोटोटाइप का एग्जांपल है सर्विस में, और 2 एग्जांपल हमने दिए प्रोडक्ट में। आपको इनमें से किसी भी टर्म पे कोई भी शक दुविधा हो आप प्रश्न रेज कीजिए। ग्रांट, बहुत ज्यादा आजकल क्या है कि आपको अगर अपने 10 रुपए की चॉकलेट 10 रुपए की भी बेचनी है तो आपको पहले अपनी जेब से 10 रुपए डालने होंगे उस चॉकलेट को खरीदने के लिए। आपको एक दुकान का कम से कम 2 महीने का किराया भी देना होगा चॉकलेट बेचने के लिए। उस चीज के लिए सरकार प्रौद्योगिकी पे निर्धारित उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए देती है ग्रांट। ग्रांट मतलब पैसे।
सरकार कहेगी कि आपको ये 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 50,000, 1 लाख रुपए हम देते हैं ताकि आप अपना उद्यम स्थापित करें। आपको इनिशियल कैपिटल जो चाहिए होगी, अगर आपको बैंक लोन नहीं दे रहा या आप अभी इतने आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट से, इंक्यूबेटर से, कंपटीशन से, सरकारी एजेंसी से आपको मिल सकता है ग्रांट। ठीक है, ग्रांट के लिए अक्सर एक प्रतियोगिता के थ्रू आपको जीतना होता है। सरकार 50,000, 5,000 से लेकर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक के ग्रांट देती है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है भागीदारी। जब भी कोई आपके उद्योग में पैसा डालता है तो वो मुनाफा भी लेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात है। अगर आपने 10 रुपए की चॉकलेट बेचनी है 12 रुपए में और मैं आपको 5 रुपए देता हूं, तो आप जब वो चॉकलेट बेचोगे तो मुझे मिलेंगे 6 रुपए, आप रखोगे 6 रुपए। अगर मैंने आपको दिए थे 2 रुपए, तो 2 रुपए 20 पैसे, 2 रुपए 40 पैसे आप मुझे देंगे और बाकी का पैसा आप खुद रखेंगे। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब होता है भागीदारी। जितने का आप शेयर लेंगे, जितने प्रतिशत का, आपको उतने प्रतिशत का मुनाफा मिलेगा और आपकी उतनी चलेगी। उतनी चलेगी का मतलब ये कि अगर मैंने दिए 2 रुपए, आपने डाले बाकी के 8 रुपए, तो अगर कोई फैसला होगा तो आपके होंगे 8 वोट, मेरे होंगे 2 वोट। बात भी सही है क्योंकि आपने ज्यादा पैसे लगाए हैं। ठीक है, किसी को इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल हो मुझे बता देना। अब भारत में स्टार्टअप का इकोसिस्टम कैसा है? सो कंट्री में अभी इकोसिस्टम कैसा है? हम सेकंड सबसे बड़े हैं, थर्ड सबसे बड़े हैं, फोर्थ सबसे बड़े हैं, इन चीजों का आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको ये बता सकता हूं कि देश के हर राज्य में, देश के हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी में एक स्टार्टअप है। देश के 550 से अधिक जिलों में स्टार्टअप है। लक्षद्वीप में भी स्टार्टअप है। देश में हर जगह स्टार्टअप है। देश में हर राज्य में इंक्यूबेटर है। आप जहां पे भी बैठे हुए हैं, एक इंक्यूबेटर आपके कहीं ना कहीं पास होगा और ये सारा डेटा सार्वजनिक तौर से उपलब्ध है। जो चीज देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है वो ये है कि आज देश में आधे स्टार्टअप टीयर 1 सिटी में नहीं है। आधे स्टार्टअप टीयर 1 के बाहर है, टीयर 2, टीयर 3 गांव में है। आज संबलपुर, झरसुगुड़ा में स्टार्टअप है, जलपाईगुड़ी में आज स्टार्टअप है, जिसका मतलब है कि ये हर जगह बढ़ रहा है। ये चढ़ती लहर है। एक स्टार्टअप, हर एक स्टार्टअप अमूमन 12 नौकरियां क्रिएट कर रहा है। 12 नौकरियां एक स्टार्टअप क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि कम से कम 12 लोगों का घर एक स्टार्टअप से चलता है। तो अगर सरकार 100 स्टार्टअप करे तो 1200 लोगों को नौकरी रोजगार मिलेगी। जिसका मतलब है कि हमें स्टार्टअप को एनकरेज करना है, हमें प्रोत्साहन और देना है, हमें इन स्टार्टअप्स को और बड़ा करना है। आज जोमैटो के पास 1 लाख से ज्यादा राइडर हैं। 1 लाख से ज्यादा राइडर को जोमैटो पैसे देता है। आज उबर के पास पूरी दुनिया में लाखों लाखों ड्राइवर हैं। इतने लोगों का घर चल रहा है क्योंकि हमने एक चीज को घर घर तक पहुंचा दिया, क्योंकि हमने एक सेवा लेने वालों की तादाद बढ़ा दी। आज से 10 साल पहले टैक्सी सिर्फ तब ली जाती थी जब कोई बाय एयर यूएसए से आता था। मैं पंजाब से हूं, आप गुजरात से हो, हम दोनों इस चीज को बखूबी जानते हैं। टैक्सी तब जब कोई यूएसए से आए। आज अहमदाबाद में आपको हर तीसरी गाड़ी एक पीली टैक्सी मिलेगी जो या ओला या उबर या वन वे कैब के साथ चल रही होगी। तो हमने एक तरह से कंजम्पशन बढ़ा दी,
हमने डिमांड बढ़ा दी इतनी ज्यादा, हमने इकोनॉमी को इतना फायदा दिया। 29 स्टेट के पास तो अपनी स्टार्टअप पॉलिसी है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पास। गुजरात के पास तो बहुत पहले से है, लेकिन हर सरकार इस चीज का समझ रही है, लोहा मान रही है कि स्टार्टअप इज द वे फॉरवर्ड फॉर टुमारो। अगर हम सेक्टर देखें तो आईटी सबसे ज्यादा है स्टार्टअप्स में, और जो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस। आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों हमने स्पेस को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोला है, स्पेस इन्वेस्टमेंट्स को खोला है, जिसका मतलब है कि अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके नए उद्यम स्थापित होंगे आने वाले 5 साल में, आने वाले दशक में। रोबोटिक्स का इतना बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है आज हमारी बड़ी फैक्ट्रीज में, जो कल को छोटी फैक्ट्रीज में भी होगा। और जैसे जैसे हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज होगा, वैसे वैसे नौकरियां बढ़ेंगी। और वो नौकरियां बढ़ेंगी इन सेक्टर्स में, वो नौकरियां बढ़ेंगी उन लोगों के लिए जिनको ये आने वाले कल का नॉलेज होगी कि हाँ आईओटी क्या होता है। इन सबको हम कुल मिला के कहते हैं IR 4.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इंटरनेट का, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था मशीन और स्टीम इंजन्स का, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है बिग डेटा, AR VR, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों का। जरूरी है कि हम अपने माध्यम से अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो इन चीजों में स्किल ले, कि वो इन चीजों में अपना ज्ञान बढ़ाएं। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अब देश में स्टार्टअप की परिभाषा क्या है? कानूनी तौर पे स्टार्टअप की परिभाषा है कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, जो कि 10 साल से कम उम्र की है। यानी कि आज तारीख है 11 जुलाई 2020, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 2010 के बाद हुई हो, वो स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है? जिसका टर्नओवर 100 करोड़ ना पहुंचा हो, मतलब आपने कभी भी 100 करोड़ रुपए नहीं कमाए होने चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ हो गया फिर तो रिलायंस बोलेगा कि मैं भी स्टार्टअप हूं। रिलायंस स्टार्टअप नहीं है। ठीक है? और जो कुछ ऐसा कर रहा हो जिसमें या तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से कोई नया इनोवेशन हो, या जो एक सेवा को बेहतर प्रदान कर रहा हो, या जो स्केलेबल हो, या जो रोजगार क्रिएट कर रहा हो, या जो सामाजिक वेल्थ क्रिएट कर रहा हो, उसको स्टार्टअप कहते हैं। आप स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाकर अपना उद्यम रजिस्टर करा सकते हैं। 15 मिनट का फॉर्म है, आपको 2 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस या डेफिशिएंसी पता चल जाएगी। एक्सेप्टेंस मतलब आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आप स्टार्टअप हैं। डेफिशिएंसी होगी तो वो आपको बता देंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, आप दे दीजिए। 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये वो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। 1 से 2 दिन है, हम 2 दिन कहते हैं, कर तो जल्दी देते हैं। कोई स्टार्टअप क्यों करे? तो स्टार्टअप का एक सेट ऑफ बेनिफिट्स है। मतलब क्या फायदा होगा आपको स्टार्टअप में रजिस्टर करके? एक बहुत बड़ा फायदा जो IPR से रिलेटेड है वो ये है कि आमतौर पर एक कंपनी को जो पैसे देने पड़ते हैं एक पेटेंट, जिसे हम कहते हैं पेटेंट की एप्लीकेशन के लिए, भारत सरकार के तहत आप अगर स्टार्टअप हैं तो आपको केवल 1600 रुपए देने पड़ेंगे। आपको 80% की छूट है। 1600 रुपए में आपको पेटेंट मिल जाएगा। आपको आपका पेटेंट फास्ट ट्रैक पे एग्जामिन किया जाएगा। फास्ट ट्रैक मतलब आपका जल्दी एग्जामिनेशन होगा, लोगों को बहुत बहुत टाइम लगता है। और फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि वैसे 10,000 साल लगते हैं तो अब 100 साल लग जाएंगे। फास्ट ट्रैक का मतलब है कि देश का फास्टेस्ट पेटेंट 82 दिनों में ग्रांट किया गया है। और ये नहीं है कि ऐसा एक एग्जाम्पल है, सैकड़ों एग्जाम्पल है
जो 100 दिन से कम में, 100 दिन यानी कि लगभग 3 महीने से कम में जिनका एक पेटेंट ग्रांट हुआ हो, ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट पेटेंट रेजिम्स की निशानी है। 100 दिन से कम में पेटेंट ग्रांट हुआ हो। इतना ही नहीं, जो आपका पेटेंट, तो क्या होता है, पेटेंट थोड़ा ना टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, तो पेटेंट फाइल करने के लिए यूजुअली पेटेंट अटर्नी होता है या कोई पेटेंट वकील होता है, पेटेंट स्पेशलाइजेशन होती है, उन लोगों को कुछ 10, 20, 25, 30 हजार रुपए तक देने पड़ते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप हो तो आप देश में लिखे हुए 500 से अधिक पेटेंट और ट्रेडमार्क फैसिलिटेटर्स में से किसी के पास भी जाकर मुफ्त करा सकते हैं, फ्री करा सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता। आपकी पेटेंट एप्लीकेशन वो पेटेंट अटर्नी फ्री भरेगा। आपको कोई सवाल हो इस पे तो आप गूगल कर लीजिए, SIPP स्कीम, SIPP स्कीम है इसका नाम। पेटेंट फैसिलिटेटर भी है, 80% रिबेट भी है और फास्ट ट्रैक भी है। क्यों? क्योंकि आने वाले कल में जो उद्यम आएंगे, जो नए उद्यम खड़े होंगे, वो उद्योगपति प्रौद्योगिकी से बनेंगे, वो IPR से बनेंगे। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, B2G स्टार्टअप के लिए जब हम कोई टेंडर भरते हैं तो बहुत सारे टेंडर्स में रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक कुछ 5-7 साल से आप बिजनेस कर रहे होने चाहिए, आपका बिजनेस का टर्नओवर एक कोई सीमा ऊपर होना चाहिए और आपको एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना पड़ेगा। 2018 से हर स्टार्टअप इस पूरे से एग्जेम्प्ट है। बहुत सारे स्टार्टअप्स को कर की छूट भी मिलती है। कर की छूट यानी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। अगर आपका एक बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया है तो आपको एक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगी। और पहले एक ना ऐसे मजाक में कहा जाता था कि जब कोई दुकान लगाता है तो उसकी दुकान पे जो तीसरा आदमी आता है वो कस्टमर होता है। पहले दो तो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, लाइसेंस के। अब ये हर चीज के लिए बदल गया है। अब इंस्पेक्शंस कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। अब इंस्पेक्शन नोटिस देके होती हैं, रैंडम होती है, और एक रेंट सीकिंग का माहौल खत्म हो गया है देश में पिछले 5-7 साल से। स्टार्टअप्स के लिए एक स्टेप और आगे है। स्टार्टअप्स को पर्यावरण और श्रमिक कानून, एनवायरमेंट एंड लेबर लॉ के तहत स्टार्टअप को सेल्फ सर्टिफाई करना है। यानी कि अगर धरा और धीरेन्द्र का एक स्टार्टअप है तो वहां पे लेबर वाले इंस्पेक्शन करने नहीं जाएंगे। धरा और धीरेन्द्र अपना ऑनलाइन लिख के दे देंगे कि हमारे हिसाब से हम कंप्लायंट हैं और वो सरकार में मान्य होगा। भारत सरकार में भी, गुजरात सरकार में भी आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कि आप कंप्लायंट हैं, कि आप पालन कर रहे हैं सारे लॉज का। फंडिंग, हर स्टार्टअप का फंडिंग का एक सीन होता है। इसके लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनाया है। फंड ऑफ फंड्स का मतलब है कि ये फंड आगे फंड्स में पैसा डालता है और वो फंड आगे स्टार्टअप में पैसा डालते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सिडबी के माध्यम से ये पैसा फंड्स को जाता है और फंड्स आगे स्टार्टअप को ये पैसा देते हैं। आपने क्योरफिट ऐप का नाम सुना होगा। क्योरफिट ऐप भी फंड ऑफ फंड से फंडेड एक स्टार्टअप है। ये कैसे काम करता है कि भारत सरकार एक फंड को देगी 100 रुपए, उस फंड को स्टार्टअप में कम से कम 200 रुपए डालने हैं। 100 रुपए के बदले 200 रुपए उनको डालने हैं, जिसका मतलब भारत सरकार आधे लगभग पैसे देती है। लेकिन हमने देखा क्या है कि अगर भारत सरकार ने किसी को 100 रुपए दिए हैं तो उस फंड ने स्टार्टअप में 600 रुपए डाले हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है $500 मिलियन, तो उन फंड्स ने टोटल कॉर्पस जो बनाया है स्टार्टअप के लिए
वो $3.5 बिलियन का है, यानी 3700 करोड़ डाले भारत सरकार ने, उसके बदले में 25,000 करोड़ डाले उस फंड ने आगे स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप इंडिया का ऑनलाइन पोर्टल है। आप उद्यमी हैं या स्टार्टअप हैं या इनोवेटर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, सरकार है, इंक्यूबेटर है, एंजल इन्वेस्टर हैं, आप अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आप startupindia.gov.in पर जाकर लॉगिन करके इन सब सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, आपको बहुत सारी इसमें सुविधाएं मिलेंगी। आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके घर के आसपास कौन सा अच्छा इंक्यूबेटर है, कौन से स्टार्टअप्स हैं। आप और टेम्पलेट्स देख सकते हैं। यदि आप स्टार्टअप हैं तो आप ऑनलाइन टेम्पलेट देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा। आप देख सकते हैं कि हायरिंग फायरिंग के टाइम पे एनडीए कैसे साइन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा एंजल इन्वेस्टर आपके आसपास है। लर्निंग प्रोग्राम है। स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर एक फ्री लर्निंग प्रोग्राम है जिसको अभी तक कुछ 3 लाख लोग कर चुके हैं, जिसका एक सर्टिफिकेट मिलता है जो मान्य होता है। वो 4 हफ्ते का प्रोग्राम है। अगर आप एक सांस में बैठ कर करेंगे तो आप एक वीकेंड पे वो प्रोग्राम पूरा खत्म कर सकते हैं। एक चीज जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। हम हमेशा ये सोचते हैं कि उद्योग में, प्रौद्योगिकी में, मैथ में, व्यापार में औरतें नहीं होती। हम सब ये मानते हैं कि औरतें नहीं होती। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत में स्टार्टअप्स में 45% स्टार्टअप्स में एक या एक से अधिक औरत डायरेक्टर है। एक या एक से अधिक औरतें 45%, लगभग आधे स्टार्टअप में स्थित हैं। इतनी बढ़िया बात है ये शायद दुनिया में एक अपने आप में मिसाल है कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ज्यादा डाइवर्स और इतना बढ़िया है। इसको और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे पास एक पूरा विंग प्रोग्राम है जिसमें हम औरतों को और ट्रेनिंग देते हैं और सूझबूझ देते हैं, एक नेटवर्क देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, ताकि वो बढ़ चढ़कर इसमें और भाग ले सकें। कुछ और बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप इंडिया के, जैसे मैं बता रहा था। इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस है। 10 कंट्रीज के साथ हमारा इंटरनेशनल ब्रिज है। एक्सक्यूज मी। जिसका मतलब है कि वहां के स्टार्टअप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ से स्टार्टअप वहां जा सकते हैं, उनको सॉफ्ट लैंडिंग मिलेगी। आप जानना चाहते हैं वहां पे बिजनेस कैसे होता है, कौन बड़े प्लेयर हैं, कहाँ पे इंक्यूबेशन कराई जाए, थोड़ा सा सपोर्ट की वहां पे फंडिंग कैसे होती है, तो वो हम उनके स्टार्टअप को और वो हमारे उद्यमियों को देते हैं। 10 है। आपको इन 10 के अलावा भी अगर कहीं जाने की आवश्यकता हो, आप स्टार्टअप इंडिया टीम को लिखें, आप गुजरात सरकार को लिखें और पूरी सरकारी प्रणाली व्यवस्था करेगी कि आपको वो एक्सपोजर, वो पार्टनरशिप मिले। कुछ एग्जांपल्स हैं। यस, उसके अलावा एक और अच्छी चीज जो आपको भारत सरकार और गुजरात सरकार दोनों की ओर से मिलेगी वो है कॉर्पोरेट कनेक्शंस। कई बार हमारा प्रोडक्ट ऐसा होता है कि उसे एक संस्था अडॉप्ट कर सकती है, या उसे एक बिजनेस अडॉप्ट कर सकता है, या उससे किसी के बिजनेस में बढ़ोतरी आएगी। तो बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं, ऐसे उद्योग हैं, बड़े स्थापित उद्योग हैं जिनके साथ मिलकर हमने बहुत सारे प्रोग्राम रन किए हैं। अब व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अकाउंट है। हो सकता है किसी का बिजनेस मॉडल ऐसा हो कि उसको व्हाट्सएप फॉर बिजनेस की जरूरत हो, तो हमारी व्हाट्सएप से एक पूरी पार्टनरशिप है। हमारी फेसबुक के साथ पार्टनरशिप है, अमेजोन के साथ है, उबर, वेस्टर्न डिजिटल, इनके साथ कॉम्पिटिशंस होते हैं, ये ग्रांट्स देते हैं, मेंटरशिप देते हैं,
ये कॉर्पोरेट पायलट करने का मौका देते हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट ये लोग टेस्ट करेंगे, आपको एडवाइस देंगे, कई केसेस में आपके साथ को डेवलप करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवसर है आप सबके लिए, इस सब का फायदा उठाने के लिए। एक साल में लगभग 50 से ज्यादा कंपटीशन होते हैं, यानी कि किसी भी महीने में 4-5 कंपटीशन ऑनगोइंग होते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की विभिन्न शाखाओं के साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, भले एनिमल हस्बेंड्री हो, डिफेंस हो। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की रक्षा बल स्टार्टअप्स की दी हुई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर पर जवान आज ऐसी बुलेट वेस्ट पहन सकता है जो नॉर्मल बुलेट वेस्ट से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे स्टार्टअप ने ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, ऐसे मटेरियल्स का खोज किया है जो बहुत लाइट वेट है। व्हाट्सएप का जैसे मैंने आपको बताया ग्रैंड चैलेंज, उसकी डिटेल है ये। इसके अलावा, इस सब के अलावा, जब एक स्टार्टअप पहले 5-6 महीने में अपने पांव फैला रहा होता है, उसको बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत होती है, लेकिन इतना कैपिटल नहीं होता, तो उसको हम फ्री ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको फ्री वकील की सर्विसेज मिलती हैं, आईसीआईसीआई से आपको क्लाउड क्रेडिट्स मिलते हैं, आपको एप्लॉब जोहो मिलता है। जोहो का मैं खुद एक जोहो का यूजर रह चुका हूं। जोहो एक साल तक आपको 38 एप्लीकेशन आपको 38 एप्लीकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आपका जीएसटी मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, टैक्सेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सर्विसेज एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। आपको अगर एक आईवीआर कॉल सेंटर लगाना है तो एक्सोटेल और माई ऑपरेटर के साथ आप वो भी फ्री सर्विस ले सकते हैं। ये सब क्योंकि सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना चाहती है। मेरी तरफ से इतना ही था। आपके अब सवाल आएंगे। वे फॉरवर्ड में मैं आपको बस 2-3 चीजें बताऊंगा, फिर हम आपके सवाल लेते हैं। startupindia.gov.in जरूर चेक करें, आपका उस पर कोई सजेशन आता है जरूर बताएं। गुजरात की स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप वेबसाइट, एसएसआईपी पॉलिसी जरूर देखें। इतना बढ़िया काम हो रहा है गुजरात में, मैं हमेशा ट्वीट भी करता हूं इस बारे में कि गुजरात ने इसको एक इतना ओपन मॉडल बनाया है कि भले ही गुजरात अभी सिर्फ अपने अध्यापकों के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए कर रहा है, लेकिन आज से 6 महीने बाद हम देखेंगे कि या तो देश के बाकी राज्य भी सिमिलर प्रोग्राम करेंगे या फिर उन राज्यों के लोग भी इन्हीं प्रोग्राम्स में भाग ले पाएंगे, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। अगर आज मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं तो वो 4 चीजें बिहार, बंगाल, पंजाब और कर्नाटक में भी उतनी ही लागू होंगी जितनी आपके लिए लागू होंगी। कोई इसके अलावा आपको सवाल आता है, आप मुझे ट्विटर पे पिंग कर दीजिए और चिंता नहीं करनी। थैंक यू। थैंक यू प्रीत, आपको सब पार्टिसिपेंट की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत सरल भाषा में स्टार्टअप की परिभाषा और सब चीजें समझाया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पिक करूंगा। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, वेरी क्लियर। ओके, तो कुछ सवाल हैं पार्टिसिपेंट्स का, वो मैं आपको पास ऑन करता हूं और आप उसके जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि एक स्टार्टअप और बाकी बिजनेस में क्या फर्क होता है, जैसे कि एसएमई है, कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप लोग मौलिक आधार की बेसिस पे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही अच्छा सवाल। कोई भी नया एंटरप्राइज अगर होता है तो वो एंटरप्रेन्योर उस नए एंटरप्राइज को लगाता है। जब उस एंटरप्राइज में इनोवेशन आती है प्रौद्योगिकी के माध्यम से या व्यापारिक नवीनीकरण के माध्यम से, यानी कि बिजनेस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तो उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। मान लीजिए अभी अमेजॉन, मिंत्रा से बहुत लोग शॉपिंग करते हैं। अगर मिंत्रा कपड़े बेच रहा है तो मिंत्रा एक स्टार्टअप है। अगर कल को हम एज इट इज मिंत्रा की कॉपी खोल देते हैं तो वो शायद स्टार्टअप नहीं है। लेकिन अगर हम दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए, अगर हम उन भाइयों बहनों के लिए जिनके अंग विभिन्न प्रकार के हैं, अगर हम उनके लिए एक कपड़ों की सेवा शुरू करें तो वो एक स्टार्टअप होगा।
एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर आपका एक कस्टमर सेगमेंट नया है, या आपका बिजनेस मॉडल नया है, या आपका टेक्नोलॉजी का यूज है, तो आप एक स्टार्टअप है। एवरी एंटरप्राइज is not a startup, but every startup is an enterprise. वंडरफुल। प्रीत, आवाज आ रहा है? हाँ जी क्लियर। वंडरफुल। एक सवाल ये है कि आपने बताया कि स्टार्टअप्स को मार्केट वैलिडेशन से लेकर, आइडिया से लेकर, प्रोटोटाइप की रास्ते में गुजरते हुए कहीं ना कहीं पायलट स्केल की तरफ जाना पड़ता है। तो आज एक सवाल में ऑडियंस से देख रहा था कि ये मार्केट में हम जो कर रहे हैं, जो आइडिया है, अक्सर स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी में जब हमारे पास इनोवेटर्स आते हैं, इनोवेटर को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ नया कर रहा हूँ, उसके पास कोई तरीका नहीं होता है पता करने के लिए कि उसमें नवीनता क्या है। तो बेसिक मार्केट रिसर्च या बेसिक प्रायोरिटी की क्या तरीका क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैं वापस प्रेजेंटेशन के उस वाले भाग पे लेके चलता हूँ और वहीं से लेके चलाते हैं। तो ये फेज है जब आपके पास एक आइडिया आ गया कि मैं ये करना चाहती हूँ और आप इसको मार्केट लेके जाना चाहते हैं उस वक्त। सो पहला ये है कि आपको बात करनी होगी अपने कस्टमर से। आपको देखना होगा कि आपके कस्टमर को क्या ये सेवा महत्वपूर्ण लग रही है। विल पीपल फाइंड दिस यूजफुल। मान लीजिए आपकी सेवा है बच्चों की एक प्रैम की, स्ट्रोलर जो होता है, आप अलग एक प्रैम बना रहे हैं, तो आपको पहले उस डिजाइन को कुछ माँ बाप से रन थ्रू कराना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके अपने रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आप उनके साथ बैठे, आप अनजान लोगों के साथ बैठे, आप लोगों से पूछे, मेंटर से पूछे, अपने इंक्यूबेटर से पूछे कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे मेरा प्रोडक्ट बेटर हो सकता है, क्या मेरे प्रोडक्ट के लिए लोग पैसे देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी बोला, ज्यादातर स्टार्टअप्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 60% स्टार्टअप्स इस वजह से फेल होते हैं कि उनके प्रोडक्ट की उतनी नीड नहीं होती जितनी उनको खुद लगती है। आपके 10वीं में जितने भी नंबर आए हो, आपके माँ बाप हमेशा कहेंगे कि हमारा बच्चा बहुत होनहार है, ये कुछ ना कुछ करेगा। हर एंटरप्रेन्योर के लिए उसका स्टार्टअप उसका वो बच्चा होता है जो भी 10वीं में गया होता है। उसको लगता है कि 10वीं में टॉप तो यही करेगा, अखबार में तो इसी की फोटो आएगी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसी को हाथी पे बिठा के अवार्ड देंगे, राइट। आपको लेकिन उसके यूनिट टेस्ट में देखना होगा कितने नंबर आ रहे हैं। आपको देखना होगा, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को राष्ट्रपति से अवार्ड मिले। हो सकता है कि उस बच्चे को अगर साइंस चाहिए तो उसके 87 बहुत है। तो आपका आइडिया और स्टार्टअप की सच्चाई मेल खानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा हो कम हो, लेकिन वो सच्चाई होनी चाहिए। वो आप औरों से बात कीजिए, आप रिसर्च कीजिए। लोग 3-3 महीने डेस्क रिसर्च करते हैं अपने आइडिया से मिलते जुलते और आइडियाज की, अपने मार्केट सेगमेंट की। वंडरफुल। प्रीत, एक सवाल डॉक्टर विनय पुरानी पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल जी से बलसाड़ से। ये आपने जो SIPP स्कीम के बारे में बताया, ये सिर्फ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स के लिए है या प्री इंक्यूबेशन और प्रूफ ऑफ कांसेप्ट के स्टेज के लिए भी एलिजिबल है? ये तो आई थिंक आप बेटर बताओगे उनको। सो आई थिंक हम लोग जो है दोनों चीज को कवर कर रहे हैं गुजरात में। जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड एंटिटी है, अगर आप आइडिया स्टेज पे लेके आएंगे तो उसको भी हम कर रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ आई थिंक व्हाट इज आस्किंग इज जो पैटेंट की एग्जेम्पशन स्टार्टअप इंडिया की है, उसमें हाँ कोई रजिस्टर्ड एंटिटी की जरूरत है क्या? हाँ जी। सो दैट इज फॉर स्टार्टअप्स, दैट इज फॉर रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स। उसके लिए ओ अच्छा, ओके सॉरी, वो SSIP शायद दोनों, अच्छा SIPP SSIP में कंफ्यूज हो गया, सॉरी राइट। सो जो पेटेंट स्कीम है उसके लिए आपको स्टार्टअप होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप होना पड़ेगा। आपको ट्रेडमार्क पे भी 50% की छूट मिलती है उस चीज में। वंडरफुल। ये जो एक सवाल है प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, ये एंजल इन्वेस्टमेंट की अंदर एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है? हाँ, सो पैसे रेज करने के 3-4 साधन होते हैं। एक होता है आपका सिंपल की जो आपके अपने पास पैसे पड़े थे, आपने वो पैसे बिजनेस में डाल दिए, ठीक है।
एक होता है कि आपने अपने Yes, फ्रेंड्स फैमिली से थोड़ा सा लोन ले लिया, राइट। फिर होता है थोड़ा सा फॉर्मल मैकेनिज्म जिसमें आप किसी प्रतियोगिता को जीते, आपको इनाम की राशि मिली। फिर होता है कि आपने लोन लिया। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक देखना चाहता है कि आप उसको रीपे कैसे करो, राइट। जब आप लोन नहीं लेना चाहते क्योंकि आपका रीपेमेंट श्योर नहीं है, आप कह रहे हो कि 60% चांस है कि मैं 6 महीने लॉस करूंगा और फिर मैं 5 साल बहुत भारी मुनाफा करूंगा, तो बैंक का काम आप पे रिस्क लेना नहीं होता। बैंक आता है जब आप 95% श्योरिटी पे होते हैं। 60% श्योरिटी पे आता है एंजल इन्वेस्टर। अब एंजल इन्वेस्टर है एक जिसको हम सरल भाषा में कहें मोटी, जिसके पास है बहुत सारा पैसा और उसे आती है थोड़ी समझ आपके उद्योग की। जिसे समझ है, मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि मैं जितने ट्रक्स हैं मैं इन सारे ट्रक्स को एक ऐप पे ले आऊंगी ताकि लोगों को जब भी मकान शिफ्ट करना हो तो वो मेरी ऐप से ट्रक को कॉल कर ले। तो कोई ट्रांसपोर्टर जिसके पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ पैसे पड़े हैं, सेक्टर वाला कोई HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, उसको हम पिच करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सेक्टर एग्नोस्टिक होते हैं और वो अपने फ्रेंड सर्कल से सेक्टर ढूंढ लेते हैं, जैसे इंक्यूबेटर के केस में था। तो पहले तो आप अपना एक बहुत ही अच्छा पिच डेक बनाते हैं। पिच डेक के मतलब बहुत सारे फॉर्मेट होंगे, कुछ बेसिक चीजें एक पिच डेक की होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक वो प्रॉब्लम कैसे आपका आप ये एग्जीक्यूट करने के लिए बेस्ट क्यों है और आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या हैं। आप अगर बोलो कि मैं 6 महीने 10 चॉकलेट बेचूंगा, 10 रुपए की चॉकलेट 8 में बेचूंगा, इसलिए मुझे ये 500 रुपए चाहिए फॉर द नेक्स्ट few months, but then I will start earning 100 rupees a month and then I will earn 10,000 rupees in the next 3 years। आपको ये पूरी प्रोजेक्शन बनानी होगी। आपको बताना होगा कि दुकान इतने की आएगी, बिजली का बिल इतने का होगा, मैं इतनी तनख्वाह लूंगा, जो एक मैं दुकान पे कारीगर रखूंगा वो इतने का होगा, मैं मशहूरियां इतने की करूंगी और मेरा बिजनेस ऐसे ऐसे बढ़ेगा, मेरे को इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देना होगा। ये पूरी स्लाइड का डेक और एक इन्वेस्टर से मतलब लगभग आपको 20 से 50 इन्वेस्टर से बात करनी होगी, जिसमें से कुछ 2-4 इन्वेस्टर से आप 5-7 बार मिलेंगे और एक इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस करेगा, उसके बाद आपको एंजल इन्वेस्टमेंट मिलेगी। वंडरफुल। इसका मतलब अगर बैंक है वो ज्यादा, अगर आपके रिस्क कम है उसी स्टेज पे ही पैसा देता है। आपके पास कोई सेट बिजनेस मॉडल है, सेट रेवेन्यू आ रहे हैं, वहां देता है। और जहां रिस्क ज्यादा है और जहां सेट बिजनेस मॉडल नहीं है, वहां पे रिस्क टेकिंग कम्युनिटी जो है एंजल इन्वेस्टमेंट में लोग लगाते हैं। जो लोग फेसबुक के माध्यम से आज ये सेशन सुन रहे हैं या बाकी लोग जो माइक्रोसॉफ्ट टीम में हैं, आज 1 घंटे पहले ही हमने एंजल इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक सेशन किया था और वो सेशन भी फेसबुक लाइव है। Naukri.com के जो फाउंडर है संजीव बिखचंदानी जी, जिन्होंने सक्सेसफुल $4 बिलियन की मतलब 30,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाले कंपनी बनाए हैं और उन्होंने खुद 50 कंपनियों पे इन्वेस्ट किया है, उन्होंने वो सेशन लिया था। तो आप हमारा आई हब गुजरात की फेसबुक पेज पे अगर जाएंगे आपको वो सेशन मिलेगा। तो प्रीत, एक बात और भी इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने इंक्यूबेटर की परिभाषा बताया, इंक्यूबेटर के बारे में समझाया। एक मैडम है वो पूछ रहे हैं कि इंक्यूबेटर में एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है, कितने दिन के लिए सपोर्ट मिलता है, क्या क्या सुविधाएं मिलते हैं और उन इंक्यूबेटर्स को हम अप्रोच कैसे करें। विपरीत से शुरू करते हैं। इंक्यूबेटर को अप्रोच करने के लिए हर इंक्यूबेटर चाहता है उसके पास अच्छा स्टार्टअप आए, क्योंकि इंक्यूबेटर का अपना ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होता है। हर इंक्यूबेटर का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको गुजरात की वेबसाइट पे या startupindia.gov.in पर आराम से मिल जाएगा। नहीं मिले आप मुझे ट्विटर पे बोल दीजिए, बहुत आसानी से मिल जाता है। अब इंक्यूबेटर का समय, नवजात शिशु को इंक्यूबेटर में कितना वक्त रखते हैं? 2 दिन से 2 हफ्ते। एक नवजात उद्योग को इंक्यूबेटर में कितना समय रखते हैं? 6 महीने से 2 साल। डिपेंड करता है कि आप कितने फ्रेजाइल हैं, आप कितनी जल्दी स्केल अप कर सकते हैं, आपका आइडिया कितनी जल्दी मार्केट हिट कर सकता है, आपको कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट मिल जाए या डिसबैंड हो जाए आपका आइडिया। सो जैसे बायोटेक स्टार्टअप जो होते हैं, जो डीप टेक स्टार्टअप होते हैं,
उनका जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है। तो इसलिए हमने पहले ऐसा भी था स्टार्टअप की परिभाषा में कि बायोटेक स्टार्टअप ज्यादा देर तक स्टार्टअप रहते थे और नॉर्मल नॉन बायोटेक कम समय के लिए रहते थे, अवधि कम थी। अब सबके लिए उतना है, क्योंकि बायोटेक को ज्यादा समय लगता है। अगर आपके पास आज एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए, जो फैट कम कर देगा, तो उस मॉलिक्यूल को मार्केट तक लाने के लिए आपको 1-1.5 साल का परिश्रम करना पड़ेगा। तो कुछ स्टार्टअप्स बहुत समय तक रहते हैं, कुछ कम तक रहते हैं। इंक्यूबेटर, हर इंक्यूबेटर का अपना एक मॉडल होता है। कुछ सरकारी इंक्यूबेटर होते हैं, वो फ्री होते हैं, कुछ का पर मंथ चार्ज होता है, कुछ का बहुत इंटेंसिव एंगेजमेंट होता है, जिसमें इंक्यूबेटर आपको एक धनराशि देता है और आपको उसको एक इक्विटी स्टेक देना पड़ता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द मॉडल एंड द इंक्यूबेटर। बहुत सही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देख रहा हूँ, आपने जैसे कहा इक्विटी बेसिस पे क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, क्योंकि आपके ऊपर इन्वेस्टर उस टाइम पे रिस्क लगाता है जहाँ बैंक नहीं लगाते हैं या कोई फ्रेंड्स नहीं लगाते हैं। तो बोल रहे हैं अगर बीच में झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, अलग होना है, तो क्या करना पड़ता है? जब दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है तो क्या होता है? जमीन का बंटवारा होता है। अब दोनों भाई सपोजिटली माँ बाप के लिए बराबर प्यारे होते हैं, तो उनको 50-50% दे देते हैं, लेकिन बड़े भाई को होता है कि चलो तुम डिसाइड कर लो कैसे होगा। अगर आपका इन्वेस्टर से झगड़ा हुआ है, तो या तो इन्वेस्टर का शेयर आप खरीदोगे या आपका शेयर इन्वेस्टर खरीदेगा, क्योंकि आपका तो जीवन उसमें लगा हुआ है। आपने अपने जीवन के 3 साल अपनी जमा पूंजी, अपनी मेहनत, अपनी जवानी अपने दे के आपने वो स्टार्टअप बनाया है, और इन्वेस्टर के लिए ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो आपका स्टेक ज्यादा है। तो अक्सर हमने क्या देखा है कि इन्वेस्टर को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन्वेस्टर को कोई ये थोड़ी है कि धीरेन्द्र को निकालना है मुझे बस यहाँ से किसी तरह। इन्वेस्टर तो खुद चाहता है कि मेरा पैसा बढ़े, आप भी यही चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टर का अनुभव आपसे बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टर की समझ बहुत केसेस में आपसे ज्यादा होगी। तो यूजुअली वन ऑफ द पार्टीज वुड गिव इन। इट इज लाइक अ डिवोर्स, इट इज वेरी सिंपली लाइक अ डिवोर्स। तो जैसे डिवोर्स के लिए कोई परिभाषा नहीं है कि किसको क्या मिलता है, कैसे होता है, वैसे इस केस में भी कोई परिभाषा नहीं है। अगर आप उसका शेयर बाय आउट कर ले, वो आपका शेयर बाय आउट कर ले, तो आराम से निपट जाएगा। नहीं तो इट इज लाइक एन अगली डिवोर्स की बच्चों की कस्टडी किसके पास जाए। वंडरफुल। तो प्रीत, एक सवाल ये भी है कि जो इकोसिस्टम है, एक किसी ने पूछा कि हमने बहुत सुनते हैं आजकल, अखबार में पढ़ते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा है वैसा है। ये इकोसिस्टम किस चिड़िया का नाम है और क्या क्या चीजों की समाहार से बनता है? किस तरीके से है हमारा भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम? इकोसिस्टम हम अगर शुरू करें तो उसके बिल्कुल सेंटर में आता है एक स्टार्टअप। स्टार्टअप इकोसिस्टम के सेंटर में है स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप की उपज हो रही है एंटरप्रेन्योर से। एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और वर्क लाइफ से। इस स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, कॉर्पोरेट, अदर कंट्रीज। इस स्टार्टअप को पैसे दे रहे हैं ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स। इसको देश का जो आईपी सिस्टम है वो भी सपोर्ट कर रहा है। ये बड़ा होकर पब्लिक मार्केट में जाएगा तो वो भी है। इसमें बहुत तरह के मेंटर, इवेंजलिस्ट भी हैं। इसमें लेबोरेटरीज और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी हैं। इसमें टेक्नोलॉजी है। इसमें वो लोग हैं जो ऑनलाइन फ्री टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। इसमें आपके देश के कोडर हैं। इसमें आपके देश की वो जनता है जो नवीनीकरण करना चाहती है। इसमें आपके देश के लघु उद्योग हैं जो प्रौद्योगिकी को अडॉप्ट करेंगे। ये सारी चीजें मिलकर बनता है इकोसिस्टम। इसमें इंडस्ट्री एसोसिएशंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीआईआई, फिक्की वगैरह ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने स्टार्टअप विंग्स भी बनाए हुए हैं। तो एक स्टार्टअप को जहां जहां से सपोर्ट होता है, सूरज, धरती, वायु, पानी, खाद, सिंचाई, दूसरे पंछी, कोई बारिश जो आती है वो, पोटेशियम, क्या एनपीके, तीनों पोटेशियम, फॉस्फेट और नाइट्रोजन, तीनों तरह के फर्टिलाइजर, ये सारा जैसे एक पौधे का इकोसिस्टम बनाते हैं, वैसे ये सारी चीजें जो एक स्टार्टअप को सपोर्ट करती हैं, पाइपलाइन देती हैं या एग्जिट देती हैं, ये एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम होता है। बहुत बढ़िया प्रीत। प्रीत, एक सवाल है, वो आज क्योंकि ये कोर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ने सवाल पूछा है कि मेरा प्रोडक्ट में अगर पेटेंट होगा तो मेरे को अच्छा वैल्यूएशन, अच्छा पैसा या अच्छा मिल सकता है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। देखिए,
जैसे मैंने पहले बताया था, स्टार्टअप दो तरीके का होता है, एक जिसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो, एक जिसमें बिजनेस इनोवेशन हो। टेक्नोलॉजी इनोवेशन पेटेंटेबल हो सकती है या नॉन पेटेंटेबल हो सकती है। अगर मैं एक चीज की वेबसाइट बनाऊं तो वो पेटेंटेबल नहीं है, क्योंकि वो कोई इतना पेटेंट आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक चीज का पेटेंट है मेरे पास और मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, तो आप ये समझिए कि कम से कम 20 साल तक कोई और वो नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की मोनोपोली होगी, मेरे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा, और सेकंड मूवर जब तक आएगा तब तक मैं एक मेजर शेयर मार्केट का ले चुका होऊंगा, मेरे पास मार्केट की लर्निंग होगी। तो वो जो 10 साल 15 साल का आपके पास सर्व अधिकार है उस प्रोडक्ट को यूज करने का, उस पर पैसे कमाने का, वो उसको हम कहते हैं बैरियर टू एंट्री। उस बैरियर टू एंट्री के चलते आपकी वैल्यूएशन कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत वक्त तक आपको कंपटीशन से डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर आज जो जोमेटो कर रहा है वो गूगल करने लग जाए, तो जोमेटो को डेफिनेटली डर है। गूगल करेगा नहीं करेगा अलग बात है। अब जूम जो कर रहा था वो रिलायंस ने कर दिया, तो अब जूम की वैल्यूएशन जो पिछले 3 महीने में 300% ऊपर गई थी, वो रातों रात ऐसे नीचे चली गई जैसे लोहा एक पानी में, राइट। अगर जूम के पास पेटेंट होता ऑनलाइन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो अगले 10 साल तक जूम जहां था वहीं रहता या उससे और ऊपर होता। तो एक पेटेंट प्रिवेंट करता है आपके स्टार्टअप को कंपटीशन की वजह से डूबने से। बहुत बढ़िया। प्रीत, आपको मेरी आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ, एक सवाल ये है कि जब टेक्निकली, मतलब ये बहुत अच्छा सवाल मैं देख रहा हूँ, पार्टिसिपेंट्स को कह रहे हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, या तो मैं गोल्ड में लगाता हूँ, या तो जमीन में लगाता हूँ, या तो कुछ और करता हूँ। तो क्या एंजल इन्वेस्टमेंट ऐसा ही एक तरीका है कि जो अपने सेविंग से उसको जगह, उसको किस तरीके से टैक्सोनॉमी को देखते हो, या क्या एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट तरीका है ये? सो स्टार्टअप भी, मतलब बहुत अच्छा पूछा, स्टार्टअप इज ऑल्सो अ रिस्क क्लास, जस्ट लाइक गोल्ड, जस्ट लाइक लैंड, बट वेरी सिमिलर टू स्टॉक्स। अब स्टॉक का क्या होता है कि कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, 3 साल का प्रॉफिट होता है, कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने खरीदा होता है, उसकी हर चीज पब्लिक डोमेन में होती है, वो बिजनेस मॉडल नोन होता है। सोना, अभी अभी सोने की क्या कीमत है, मान लो 50,000 रुपए, है ना। तो आज से मुझे याद है 2002 में सोने की कीमत शायद कुछ 10,000 रुपए होगी। तो सोना हुआ 5x। कितने साल में सोना हुआ? 20 साल में सोना हुआ 5x रफली, है ना। अब स्टार्टअप में आपके स्टार्टअप की वैल्यूएशन अगर हिट हो जाती है तो इट गोज अप टू 3 लाख एक्स। 5x था, 3 लाख एक्स तक जाएगी। लेकिन 3 लाख में से अगर आप मतलब 1000 स्टार्टअप करें तो उसमें 900 स्टार्टअप फेल होंगे, 50 स्टार्टअप आपको ब्रेक इवन देंगे, और 50 स्टार्टअप और 40 स्टार्टअप आपको 1000x देंगे, और बाकी 10 स्टार्टअप आपको 3 लाख एक्स देंगे। तो जैसे अपन शेयर में डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट करते हैं, वैसे हमें स्टार्टअप में भी एक स्टार्टअप में सारा पैसा डालोगे तो नहीं होगा। वो तो वो रशियन रूले जैसा हो गया कि एक नंबर पे सब लगा दिया, एक नंबर पे नहीं लगाना। बहुत सारे नंबर पे अगर लगाओगे तो 1000 में से 10% स्टार्टअप रिटर्न देगा। जो और बड़े बड़े वीसीज का भी यही है, जिन लोगों को जीवन कमाने का यही होता है, उनके भी 100 में से 80 स्टार्टअप फेल होते हैं। 85% श्योरिटी पे भी 80% स्टार्टअप फेल आफ्टर एवरीथिंग। बट जो वो 5% 10% बचता है, वो इतना ज्यादा रिटर्न देता है कि बाकी सबका भरपाई कर देता है। अब ऊबर आप सोचिए, शुरू कीजिए, अगर ऊबर में पहले उन्होंने जब वैल्यूएशन पे उठाया था तो कुछ 50 मिलियन टाइप का राउंड था। 50 मिलियन की वैल्यूएशन थी। 50 मिलियन से 1 बिलियन की वैल्यूएशन यानी 20 गुना। 1 बिलियन से 60 बिलियन की वैल्यूएशन यानी 60 गुना, यानी 1200 गुना उबर का वैल्यूएशन हो गया जब उस बंदे ने लगाया। और जो ये 5-7 लोग थे, कोइंसिडेंटली इन लोगों ने फेसबुक में भी पैसे ऐसे ही कमाए थे कि 5000 टाइम्स 10,000 टाइम्स। और अब क्योंकि उबर लिस्ट हो गया है तो दिस इज मच हायर। So the sort of returns you are getting, gold was 5x over 20 years.
and Uber was started I think in 2010. So within 10 years you are at 1000x here. So it is a risk class, but you need to diversify that stocks की तरह. वंडरफुल. आई थिंक जितने भी सुन रहे हैं आप सबको ये बात भी पता होगा, व्हाट्सएप जो कंपनी था सिर्फ 40 लोग काम करते थे उस कंपनी में, और जो फेसबुक ने उसको एक्वायर किया बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो कोई लॉजिक नहीं था. बट हाँ, इतना जरूर लॉजिक था कि जिस रेट में लोग व्हाट्सएप में रजिस्टर कर रहे थे उससे कम रेट पे फेसबुक पे आ रहे थे, तो उनको लगा कि कहीं हम ना इनकी अंदर कुछ समा जाए, इसीलिए कोई भी कीमत पे हो हम उनको हमारे में समा लेना है. तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का और तकनीकी एंटरप्रेन्योरशिप का एक रूप होता है कि एक कहते हैं फियर ऑफ लूजिंग आउट, है ना, खो देने की डर से भी लोग पैसा लगा देते हैं. और जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स, स्मार्ट इनोवेटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स का जो ये डर होता है कि कहीं मैं इससे पैसा ना लगाऊं तो मेरी नुकसान हो जाए, उस डर की भरपूर फायदा भी लेते हैं. लेकिन आपको उस हिसाब से आप जो विद्यार्थियों को आप अपने पढ़ाते हैं उनको ऐसी माइंडसेट देना होगा ताकि इस तरीके से कल्चर को डेवलप कर पाए. तो प्रीत, एक सवाल किसी ने पूछा है कि सिलिकॉन वैली इकोसिस्टम में क्या खाबी है कि हर 5-7 साल में $1 बिलियन कंपनी निकल जाता है. वो सिलिकॉन वैली बलसाड़ में क्यों नहीं हो सकता, कच्छ में क्यों नहीं हो सकता, गांधीनगर में क्यों नहीं हो सकता? वो सिलिकॉन वैली अमेरिका बहुत साल से न्यूयॉर्क में बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे भी नहीं हुआ. ठीक है, तो आप अगर देखें कि आज से 20 साल पहले सन 2000 में गुरुग्राम जो आज है गुड़गांव, वहां पे कुछ भी नहीं था. मैं खुद जब वहां जाता था तो वहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मॉल बना था. अब आज वहां क्या हुआ है कि वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हर बड़ी कंपनी का ऑफिस, गूगल, फेसबुक, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, एवरीथिंग इज देयर, राइट. अब अगर आप ये सोचे कि 20 साल में हम एक नया गुड़गांव खड़ा कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता. क्यों? आप गुड़गांव की हिस्ट्री देखें तो 1980 में चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने वहां पे जमीन की कंसोलिडेशन लेकर डेवलपमेंट शुरू कर दिया था. तो अगर आप देखो तो उसको 40 साल लग गए आज यहाँ आते आते. तो हर सिटी का ट्रेजेक्ट्री अलग होता है. बैंगलोर जैसा है बेंगलुरु, वैसा गुड़गांव नहीं है, राइट. तो किसी भी सिटी में आपको एक धागा, एक सूत्र पकड़कर काफी देर तक चलना होगा और फिर उसके आसपास सब कुछ बनेगा. हम यही सोचते थे कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने देखा कि हैदराबाद बड़ा बन गया. बैंगलोर तो फिर भी सबने देखा धीमे धीमे, अच्छा बैंगलोर ये है वो है, हैदराबाद बड़ा बन गया. सो आपको इकोसिस्टम में जो मैंने आपको चीजें गिनाई, कॉर्पोरेट, एजुकेटेड लोग, प्रोफेशनल्स, कैपिटल, गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये 5-6 चीजें जहां जहां होंगी ये वहां वहां पनपता रहेगा. आप मानेंगे एकमात्र चीज जो डिस्टिंग्विश करती है किसी आने वाले इकोसिस्टम को किसी ना आने वाले इकोसिस्टम से, वो है कि वहां पे बैठने की कितनी जगह है, इंक्यूबेटर में हो या कैफे में हो. क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज कैफेज में आते हैं. दूसरी एक चीज जो मैं अपने हर सेशन में कहता हूं हर जगह होनी चाहिए, वो ये है कि whenever you get, pay forward. स्टीव जॉब्स ने गूगल वाले बच्चों को मेंटर किया, स्टीव जॉब्स को पेप्सी वालों ने मेंटर किया. जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप आने वाली पीढ़ी को मेंटर करें, आप आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दे, अपना ट्रेड सीक्रेट दे, सिखाएं. सिलिकॉन वैली में अगर एक चीज है जो बिल्कुल अलग है पूरी दुनिया से, वो है द कल्चर ऑफ गिविंग. और वो कल्चर मुझे बहुत खुशी होती है बताकर कि इंडिया में भी बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है. आप अगर गुजरात में आज देखें तो इतने सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो नवीन स्टार्टअप फाउंडर्स को हेल्प करते हैं, जो कहते हैं कि मुझसे ये गलती हुई मत करना, ये इन्वेस्टर अच्छा नहीं है मत करना, इस एंजल ने मुझ में इन्वेस्ट नहीं किया था शायद तुम में करेगा. ये सपोर्ट सिस्टम जब बनेगा तो वहां होगा. आपके सवाल को अगर मैं एक सिंपल भाषा में कहूं तो आप कह रहे हो कि दुनिया के सबसे बड़े बरगद के पेड़ आज चित्रकूट में है, ये कच्छ में क्यों नहीं हो सकते? इसका जवाब आप कैसे दोगे? उसका जवाब सेम है कि सिलिकॉन वैली यहाँ पे सानंद में क्यों नहीं हो सकता. वंडरफुल. आपने बहुत एनालॉजीज में अच्छे तरीके से इसको समझाया. एक सवाल मैं देख रहा हूँ, लोग आजकल वेंचर कैपिटल का शब्द बहुत सुनते हैं,
वीसी फंड और वेंचर कैपिटल फंड, ये सब के बारे में बातें होती है जो स्टार्टअप्स में बड़े बड़े पैसा लगाते हैं। ये क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है और क्या करते हैं लोग? हम सब में से बहुत सारे लोगों के पास LIC पॉलिसी होगी, है ना। सो LIC क्या करता है कि 10 लोगों से 10 रुपया लिया, और अगर 10 में से भगवान ना करे किसी एक की मृत्यु हुई तो उसको 30-40 रुपए दे दिए, ठीक है। अब ओवर टाइम क्या होता है कि LIC का पूल इतना बड़ा है कि क्योंकि हम हर साल पॉलिसी रिन्यू करते हैं, हर साल मरने वालों की संख्या बहुत कम होती है, हर साल पॉलिसी वालों की संख्या ज्यादा होती है, तो LIC पैसे कमाता है उस पैसे पे। जो 10-10 रुपए सबसे लिए थे, 100 रुपए लिए थे, 50 रुपए देने पड़े, 50 बच गए, उस 50 के रिटर्न पे LIC पैसे कमाता है। अब जब आप इसको नेशनल लेवल पे कर देंगे तो जितने पेंशन फंड्स हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल के पास कैश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़ा रहता है, कैश में, यानी कि कमरों के कमरे भरे हुए कैश के। उस पैसे को रखोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की कीमत कम होगी। उस पैसे की मुझे अगर जरूरत नहीं है अगले 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न चाहता हूँ। अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर 1000 करोड़ में से 800 करोड़ डूब जाए, अगर मुझे बाकी 200 करोड़ में से 2000 करोड़ मिल जाए, तो जो कि हमारा था इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स का रिटर्न। तो ये जो हैवी मनी होता है, ये हैवी मनी को 4 लोग मिलकर पार्क कर देते हैं और पढ़े लिखे समझदार लोगों को लगाते हैं कि आप बताओ कौन सी कंपनी में ये पैसा डबल ट्रिपल 100 गुना 50,000 गुना होगा। वो लोग इसमें पैसा लगाते हैं, जिसका मतलब है ये लोग लेस रिस्क, लो रिस्क नहीं, लेस रिस्क देन एंजल, लेस रिस्क बट वेरी हाई रिटर्न इन द नेक्स्ट 10 इयर्स का गेम खेल रहे हैं। ये लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं कर रहे, इनको कल रिटर्न नहीं चाहिए, पैसा इनका अपना है, तो इनको पैसे पे ब्याज नहीं देना ना चाहिए, ना इनको लोन चाहिए, क्योंकि लोन पे कितना मिल जाएगा, साल का 10%, 12%। जो हैवी वेटिंग कैपिटल होता है, जो 10 साल की लंबी गेम खेलना चाहता है, वो वेंचर कैपिटल होता है, कम रिस्क वाला। कम रिस्क कैसे होगा? अगर मुझे पता है कि 6 जिलों में गुजरात के मेरा प्रोडक्ट अच्छा चला है और इस साल के एंड तक 10 जिलों में चलेगा, तो मैं लगभग श्योर हूं कि गुजरात के 35-36 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चलेगा, मतलब पूरे राज्य में चलेगा, और ये बंगाल में चले ना चले, सौराष्ट्र में तो चलेगा, तो मैं इस चीज को फंड कर दूंगा, ठीक है। ये मेजर फंडिंग है एक्सपेंशन के लिए। अब आप मुझे बताइए, मैकडॉनल्ड्स और एक लोकल दुकान में से आप मैकडॉनल्ड्स जाएंगे हमेशा? आपको लगेगा वो सेफ है, आपको लगेगा वो साफ है, आपको लगेगा एक क्वालिटी है उसकी, एक ब्रांड है उसका। वेंचर कैपिटल के पैसे से ना सिर्फ आप एक ब्रांड और वो सब बनाते हैं, बल्कि आप रैपिड एक्सपेंशन करते हैं। अब हल्दीराम वर्सेस अग्रवाल स्वीट, अग्रवाल स्वीट हर कोने पे होगा, लेकिन अग्रवाल स्वीट का वैसा ब्रांड नहीं है, क्योंकि एक अम्ब्रेला के अंडर नहीं है। हल्दीराम एक अम्ब्रेला, एक कंपनी के अंडर है, तो आपके मन में एक स्टैंडर्डाइजेशन की फीलिंग आती है, आपका उस कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ता है, और जब एक आदमी का उस कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ता है तो 100 लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ता है। बेसिक इकोनॉमिक्स। वेंचर कैपिटल के पैसे से आप ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं कि आपको जल्दी कस्टमर मिले, आपका ज्यादा रिकग्निशन हो, आपको ज्यादा रेवेन्यू मिले। That's that. वंडरफुल। आई थिंक देयर वाज सम ऑडियो प्रॉब्लम। या सो प्रीत, एक सवाल मैं देख रहा हूँ कि ये जो स्टार्टअप की वैल्यू चेन होता है, जिसको हम कहते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, या इस छोर से उस छोर तक जाना, तो उस बीच में कुछ जार्गन्स होते हैं, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन, इसकी टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा फोकस करेंगे क्या? Sure. So, स्टार्टअप का पहला घर होता है फाउंडर का दिमाग। स्टार्टअप का आखिरी घर होता है फाउंडर का दिल, क्योंकि कहीं पे भी पहुंच जाए फाउंडर अपने स्टार्टअप से प्यार करता है। इन दो पॉइंट्स के बीच की होती है एक स्टार्टअप की जर्नी, जो कि जाती है दिमाग से कागज पे, कागज से फोन पे, फोन से दोस्तों में, दोस्तों से एक कैफे में, कैफे से एक इंक्यूबेटर या एक ऑफिस में, इंक्यूबेटर से एक्सेलरेटर पे। इंक्यूबेटर जैसे पहले बताया, नवजात शिशु को पोषण प्रदान करना, सिर्फ इतना करना कि हाँ आप सस्टेन कर लो।
एक्सेलरेशन होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया है, आपको उसको जल्दी मार्केट लेके जाना है, जल्दी से रिसोर्सेज हायर करेंगे, जल्दी ऐप डेवलपमेंट करेंगे, रैपिड प्रोटोटाइप टेस्टिंग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अगर इंक्यूबेटर नवजात शिशु को पोषण देता है तो एक्सेलरेटर नवजात शिशु के लिए स्टीरॉयड का काम करता है। एक होता है पैरासिटामोल या क्रोसिन लेना, जिससे सिर का दर्द जाएगा 20 मिनट से 1 घंटे में, लेकिन जाएगा वो भले 6 घंटे के लिए। उसका विपरीत होता है इंजेक्शन ले लेना, इंजेक्शन इंट्रावीनस ले लो तो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, लेकिन वो चलेगा शायद सिर्फ 2 से 3 घंटे। उन 2 से 3 घंटों में आपको जो भी करना है आपका अपना सर दर्द भगाने के लिए वो करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज इंक्यूबेशन कंप्रेस्ड। एक्सेलरेशन यूजुअली एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है। तो एक एक्सेलरेशन आपका होगा कि प्रोटोटाइप टू अल्फा बीटा, एक होगा प्रोटोटाइप टू मार्केट, एक होगा मार्केट टू स्केल अप। तो एक्सेलरेशन आपका एक निर्धारित आइडिया से एक प्रोडक्ट या फिर एक स्केल्ड अप प्रोडक्ट, अलग अलग इन बिंदुओं में से कोई भी 2 बिंदु को जोड़ेगा वो एक्सेलरेशन होगा। बहुत अच्छा, मतलब आपने एक पूरी जो कनेक्टिविटी है उसको अच्छे मेटाफर के माध्यम से समझाया। तो एक मैं एक सवाल ये देख रहा था कि मेरे पास एक शोध है, मैंने रिसर्च किया, उसको पैटेंट फाइल करी और इसको इसी की प्रयास है गुजरात इनोवेशन हब जो है, आई हब जो है, हमारा कोशिश ये है कि हम 1 या 2 टीचर को सिखाना नहीं चाहते हैं, पूरे गुजरात की 5000 शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से इस कोर्स में इसीलिए लिया है क्योंकि हम सब मिलकर इकोसिस्टम बनाएं, भागीदारी सबकी होनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग इनोवेटर से ज्यादा करीब हो। हम तो ऑफिस के अंदर बैठे हैं, हम मुश्किल से मुश्किल ग्रांट्स देंगे, फंड्स देंगे, इन्वेस्टर्स ला के देंगे, पैटेंट करके देंगे, लेकिन इनोवेटर हमारे करीब नहीं है, इनोवेटर आप लोगों के करीब है। तो इकोसिस्टम की एक बुनियादी ढांचा आपके भी करीब रहता है। आपको ढूंढ के बताना होगा कि ये बच्चा के अंदर कुछ नया सोच है, ये अलुमनी के अंदर कुछ नया सोच है, मेरे आसपास पड़ोसी में एक नया सोच है और इसका हम आगे क्या कर सकते हैं। तो जो लोग ग्राउंड लेवल पे सेशंस को सुन रहे हैं, आपकी भी एक मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। तो आप सबको हम को भी, जो सिर्फ आइडिया के स्टेज पे लोगों को सपोर्ट करता है, जो एक आइडिया लेवल पे अगर कोई बच्चा आइडिया लेके आता है उसको भी हम 2 लाख तक सपोर्ट करते हैं। हर साल 1000 टीम्स को हम फंड करते हैं, 1000 टीम्स को पैटेंट फाइलिंग का भी पैसा देते हैं और ये पैसा हमको वापस नहीं चाहिए। ये गुजरात सरकार हार्डकोर टैक्स पेयर की पैसा को इनोवेटर्स को पैटेंट फाइल करने के लिए, कमर्शलाइजेशन करने के लिए और अपने आइडियाज को मार्केट पे उतारने के लिए देता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अगले 10 साल में हम एक ऐसे इकोसिस्टम बनाए जहां पे न्यू इनोवेशन, नया आइडियाज के इर्द गिर्द लोग अपने एंटरप्राइज बनाए। तो ये हमारा प्रयास है, इस सब में आप सबको जोड़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इसमें भागीदारी निभाना होगा। और ये जो कोर्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, ये हमने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि आप सबको बेसिक चीजें पता रहे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो हम क्या कर पाएंगे, सो दैट इनोवेटर्स के तक इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से पहुंच पाए। प्रीत, एक सवाल मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कि आजकल लोग स्टार्टअप्स को कई बार आईटी के साथ जोड़ के देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के देखते हैं। क्या कुछ उदाहरण आप स्टार्टअप इंडिया, क्योंकि आप स्टार्टअप इंडिया को लीड करते थे, तो क्या कुछ उदाहरण दे सकते हो जो नॉन आईटी में भी हुआ है और हो सके तो नॉन टेक्नोलॉजी में भी अगर कुछ स्टार्टअप हो सकता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, साइंस सब की फैकल्टी जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की बात है, राजस्थान जब हम सोचते हैं या कभी भी हम राजस्थान गूगल भी करेंगे तो टॉप इमेजेस क्या आती हैं कि एक ऐसे घाघरा चोली एक औरत ने पहना हुआ है, एक हाथ में बच्चा उठाया हुआ है और सिर पे मटका है, पानी लेके जा रही है। राजस्थान का जो एक पब्लिक परसेप्शन बन गया था वो एक वाटरलेस डेजर्ट का बन गया था। पीपल हैड टू ट्रैवल अ लॉट, राइट? सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट टुक कॉग्निजेंस, दे सेड यू नो व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू पुट अप अ पाइपलाइन ताकि ये पानी हर जगह पहुंचे। तो अब पाइपलाइन का कॉस्ट, मतलब अब मुझे तो इतना पता नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, कोई भी सिविल या केमिकल बता देगा आपको कि लगभग 800-900 करोड़ बैठेगा 4-5 किलोमीटर की लाइन का, और उसका मेंटेनेंस और दूसरी चीजें साल का कुछ 8-9 करोड़ का। तो गवर्नमेंट ने ना एक ग्रैंड चैलेंज किया कि हमें सॉल्व ये करना है कि these females should not have to carry these matkas because they have other responsibilities and all that also. How can we better do it?
आप मानेंगे उसका सोल्यूशन कुछ 22-23 रुपए का आया। और ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी आपको पता है? सोल्यूशन ये था कि एक ड्रम के आसपास ऐसे हुक्स लगा के उसको आप रोल कर लीजिए। वो एक स्टार्टअप है, एज सिंपल एज दैट। एक ड्रम, उसके आसपास हुक्स लग गए, जिसका मतलब है कि आपको वो ऊपर करेक्ट नहीं करना पड़ा। शायद साइंस में 7th 8th में पढ़ाते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। वो रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट उस पे लोगों ने और काम किया। इट टर्न्ड आउट that you could automate this entire process. So this is one example, that is no IT, no technology. एक और स्टार्टअप है, कॉलेज के फाइनल ईयर के एक लड़के ने बनाया था। बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं पे और कहीं पे ड्राउट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो क्या हम एक ऐसा तत्व बना सकते हैं जो पानी अब्सॉर्ब कर ले और कहीं पर डाल दे? अब एक तो तरीका ये है कि उस सारे को एक टुल्लू पंप से एक टैंकर में भर दो और वो टैंकर को उलट दो कहीं जाके। इस बच्चे ने, 3rd ईयर का स्टूडेंट था बीटेक का, इसने एक सुपर अब्सॉर्बेंट पॉलीमर बनाया जो लगभग इतना सा है, इतना सा मतलब 1 इंच का डायमीटर होगा इसका। एंड वो कहीं पे बाढ़ एरिया में आप डाल दो बहुत सारे, तो वो सारा पानी सोख लेंगे। जहां पे ड्राउट है वहां पे उसको डाल दो, तो वो रोज थोड़ा थोड़ा पानी देता रहेगा। जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको बुलेट प्रूफ वेस्ट का, सो बुलेट प्रूफ वेस्ट का बड़ा एक सिंपल सा होता है कि द मटेरियल हैज टू बी सो हार्ड दैट अ बुलेट डज नॉट पेनिट्रेट इट, राइट? अब एक मटेरियल साइंस की लड़की थी एनआईटी जमशेदपुर की, उसने बोला कि मटेरियल मैं इतना कॉस्टली नहीं यूज करूं, केवलार होता है, बड़ा कॉस्टली मटेरियल होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कॉस्टली मटेरियल, आई विल यूज अ कॉस्टली डिजाइन। तो उसने एक ऐसा वायर मैश टाइप का डिजाइन यूज किया कि जो मटेरियल नॉर्मल था, सस्ता था, लेकिन वो मटेरियल की बुलेट स्टॉपिंग एफिशिएंसी बहुत हाई थी, which made a lot of sense कि just design, it's just a simple design कि पहले आप ऐसे प्लेट्स लगाते थे, अब आपने प्लेट्स को एक इंटरवीव पैटर्न में कर दिया है और वो हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स जिनमें टेक्नोलॉजी या आईटी नहीं यूज हो रहा, जैसे मैंने बाइजूस का एग्जांपल दिया। बाइजूस इज एज सिंपल एज हैविंग अ यूट्यूब ऑन एन ऐप। उसको अब ऑफ कोर्स उन्होंने बड़ा कर दिया है, बट पहले इट वाज जस्ट बाइजू पढ़ा रहा है और आप उसको ऐप पे बार बार देख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी से आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो अ लॉट ऑफ आवर स्टार्टअप्स टुडे ऑफ कोर्स आर इन द आईटी डोमेन बिकॉज इट इज वेरी इजी। जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं ना, तो आप नए नए आइडिया ट्राई करते रहते हैं और उसमें से स्टार्टअप निकल आते हैं। तो इट इज जस्ट नॉर्मल कि आप एक चीज को आईटी के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बट एक स्टार्टअप डज नॉट नीड टू इंट्रिंसिकली हैव टेक्नोलॉजी। मूल रूप से टेक्नोलॉजी आवश्यक नहीं है इस चीज में। वंडरफुल। इनफैक्ट मैं आप सबको ये बताऊं, कल ही हम लोग ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम ने कुछ स्टार्टअप्स को मेंटरिंग कर रहे थे। हम लोग आयोग के माध्यम से हर शनिवार को सुबह एक स्टार्टअप एंगेज करके प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें गुजरात सरकार की सीनियर अधिकारी सीधे बात करते हैं स्टार्टअप से, उनको गाइड करते हैं। तो एक स्टार्टअप अहमदाबाद में है जो अलगी को यूज करके नदी साफ करने का काम करता है। अब उसने पीएचडी किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री से आईआईटी खड़गपुर में। अब उसके घर वाले जरूर सोचे होंगे, भुवनेश्वर का लड़का है, घर वाले सोचे होंगे कि आईआईटी में जाके पीएचडी किया और अभी नदी क्यों साफ कर रहा है। तो कल जब बात हो रहा था तो पता चला कि अगर 5 किलोमीटर का साफ करते हैं तो 50 लाख रुपए की प्रॉफिट होती है। आप सोचिए कि इस देश में 5000 नदियां हैं, 200 किलोमीटर एवरेज भी बहते हैं और सबको साफ करना पड़े नमामि गंगा के जैसा, तो ये भी 20,000 करोड़ का मार्केट है। तो कहने का मतलब, जब प्रीत ने आज प्रेजेंटेशन से पहले चालू किया था, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है कि नहीं है, आपकी समस्या जो आप बना देख रहे हो वो कितना परवेसिव है, वो कितना स्केलेबल है, उसका साइज क्या है, अगर आप उसको ढूंढ लो तो टेक्नोलॉजी तो सिर्फ मीन्स टू एंड है। टेक्नोलॉजी आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में मदद करेगा, टेक्नोलॉजी इसके जरिया है, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन नहीं। तो अगर आप प्रॉब्लम ढूंढने में मदद करो, और ये चीज हम लोगों ने कोशिश भी किया है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो हम हैकेथॉन करते हैं, ओपन इनोवेशन चैलेंज करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये करते इसलिए हैं ताकि आप सबको अवगत करवाया जाए रियल लाइफ समस्याओं को, जो हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ जोड़े कैसे, और उसके बीच में जो टिंकरिंग होता है, उसके बीच में जो आइडिया वैलिडेशन होता है, वहां से कुछ ना कुछ इनोवेशन निकल के आता है।
में रिसर्च से कुछ निकाला तो स्टार्टअप की हिस्सा बन सकता है क्या? सॉरी, ऑडियो कट गया था हिरन में, कैन यू रिपीट? सॉरी। Yeah, the question is, government faculty members, can they be part of startups? Definitely. I think in fact Gujarat government has given them that 1 year period also, right? So this is something that has come up after a lot of hard work and efforts, a lot from Hiranmay side also. आप अगर कुछ भी शोध करते हैं और आपको लगता है कि उस शोध का बाजार में कुछ कीमत है, आज तक ये हमारे देश की बहुत मेजर कमी रही है कि हमने हमेशा किताबी शोध किया है कि हाँ ये ऐसे होगा, बुक में हमने कर दिया, एकेडमिक है, ठीक है, कुछ नहीं किया। अगर उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होगा देन दैट इज अमेजिंग। यूएस में जो बड़े स्टार्टअप्स निकले हैं, अ लॉट ऑफ देम हैव जस्ट कम अबाउट बिकॉज ऑफ लैब रिसर्च बीइंग कमर्शियलाइज्ड। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। इसका भारत सरकार की तरफ से प्रोग्राम का नाम है अग्नि, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया इनोवेशंस, जिसमें एग्जैक्टली इसी चीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वंडरफुल। थोड़ी सी अग्नि क्या कर रहा है स्टार्टअप्स के लिए, वुड यू लाइक टू शेयर? सो आई शेयर्ड अ नंबर ऑफ दोस थिंग्स। सो अगर आपका ऐसा कुछ भी है, आप अग्नि पे रजिस्टर कीजिए। आपको एक कंपनी को अपना पेटेंट देना है, आप खुद उसको को क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट को देना चाहते हैं, आप एक कॉर्पोरेट को बेच देना चाहते हैं, लाइसेंस करना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठेंगे, पूरा समझेंगे, आपको बेस्ट गाइड करेंगे। आपके पास अगर उसका पेटेंट या वो है, कॉपीराइट होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो वील हेल्प यू विद दैट आल्सो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने हिरणमय से सीखी थी कि लाखों बच्चे को फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करना होता है। अगर वो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट थोड़ा सा मार्केट स्टडी करके कर लें, तो आप सोचिए कि देश में हर साल कम से कम 5 लाख तो नए प्रोडक्ट आ जाएंगे। इतनी इनोवेशन तो दुनिया सह भी नहीं पाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एज एजुकेटर्स encourage people to do these things that are relevant to the market. Wonderful. So Preet, I will just take two more question. ये जो स्टार्टअप्स हम लोग बना रहे हैं, अगले 2-3 साल में स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ कोशिश भी कर रहे हैं जो रिजल्ट भी लाएगा। एक किसी ने पूछा है कि हम लोग सुन रहे हैं एक टर्म कॉल यूनिकॉर्न, ये क्या चिड़िया का नाम है यूनिकॉर्न, और ऐसे जो टैक्सोनॉमी है उसकी परिभाषा क्या है? सो यूनिकॉर्न होता है एक स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन, जिसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाए। 7,000 करोड़ इज $1 बिलियन, जिसका मतलब है कि अगर कोई एक स्टार्टअप में 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है और केवल 15% शेयर लेता है, 15% या उससे कम शेयर लेता है, तो इसका मतलब है उस स्टार्टअप के 100% शेयर की कीमत 7,000 करोड़ के ऊपर हो गई। नाउ देयर इज नो रियल वर्ल्ड मीनिंग ऑफ दिस। दिस इज जस्ट लाइक सेइंग कि जिन बच्चों के 90% से ज्यादा आते हैं उन बच्चों को हम टॉपर्स बोलेंगे। इन बच्चों में कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन इट इज जस्ट अ वे फॉर अस टू कैटेगराइज अ स्टार्टअप दैट हैज बिकम वेरी बिग। सो एक इंटरेस्टिंग स्टैट जो इसमें हमारे सामने आता है वो ये है कि नॉर्मल कंपनी को पहले 10, 15, 20, 25, 30 साल लगते थे एक यूनिकॉर्न बनने में, 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन। ये जो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस है, इनको 20-20 साल लग गए फ्रॉम द डेट दे वर फाउंडेड टू द डेट दे बिकेम वर्थ 7,000 करोड़। अगर आप स्टार्टअप देखो, ओला देखो, ये देखो फ्लिपकार्ट देखो, तो इनको 5, 7, 10 साल लग गए। इनफैक्ट द फास्टेस्ट स्टार्टअप टू बिकम अ यूनिकॉर्न इज उड़ान। B2B स्टार्टअप है, $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन उन्होंने उठा के दे टुक इट विद इन 1 ईयर, एक साल में। तो यूनिकॉर्न इज जस्ट स्टार्टअप की वैल्यूएशन, यानी कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉमिस दैट पीपल सी इन द स्टार्टअप। Wonderful. So it is a wonderful session today. All of you, the participants who are listening to us, we had a little technical glitch. Meanwhile, the people who are listening to Facebook Live probably they missed last 5 minutes. But जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, आप सबको मैं बताऊं कि आज आपको हम लोग स्टार्टअप की परिभाषा के ऊपर सेशन इसीलिए रखा था ताकि आगे जाके जो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कोर्स में सीखेंगे, आईपीआर के बारे में समझेंगे,
कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप से जुड़ी होगी। तो इसीलिए आज हमने स्टार्टअप की परिभाषा पे काफी सारी बातें करी, आप सबको काफी कुछ समझ में भी आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत, आप आज अपने टाइम निकाले स्टार्टअप इंडिया की तरफ से और अपनी पूरी हमको समझाया बहुत सरल भाषा में, और ये जो आपने बताई ये कहीं ना कहीं सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो ऑल पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ यू we have to thank Dr. Preet for sparing his valuable time today, and I must tell you a secret about Dr. Preet. Dr. Preet was a student of IIM Ahmedabad, and he built a startup when he was a student in the college, when he was a first year student of PhD. And जब तक वो फाइनल ईयर में आए थे तब तक उनकी कंपनी से जो मुनाफा हुआ था उस मुनाफा से उन्होंने IIM अहमदाबाद में एक एंडोमेंट फंड क्रिएट किया। एंडोमेंट फंड मतलब जो आप दान देके किसी के नाम पे कुछ करते हो। और प्रीत ने अपने कमाई हुई, अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने स्टार्टअप से कमाई हुई धनराशि से एंडोमेंट फंड बनाया, और उस एंडोमेंट फंड से फाइनेंस में, अकाउंटिंग में जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए मेडल सेटअप करवाया। और खास बात ये थी कि वो मेडल उन लोगों के नाम पे थी, प्रीत और उसकी साथी के नाम पे थी, और उन्हीं की बैच की जो बच्चे उस सब्जेक्ट में अच्छे काम करते थे उनको इनके नाम पे मेडल मिलता था। तो ये एक बहुत बेखूबी खास बात है। इन्होंने अपनी विद्यार्थी लाइफ में स्टार्टअप बनाया, उसकी प्रॉफिट से ग्रेजुएशन से पहले एंडोमेंट फंड बनाई, और उनकी एंडोमेंट फंड में उनके नाम पे उनकी साथियों को मेडल मिला। तो ऐसे प्रतिभावान इनोवेटर एंटरप्रेन्योर्स को आप सबके सामने आज रखने का मौका मिला, इसीलिए मैं आप सबको जो 5000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Preet, it was really pleasure, and we got maximum number of shout outs for you. You can see in the chat box. And thank you so much for joining and telling us about what is basic startup. Thank you so much for joining today.